चैप्टर 11 धीमे चलें लेकिन पिछड़े नहीं। फ्लोरिडा यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जेरी उल्समैन ने क्लास के पहले ही दिन फिल्म फोटोग्राफी के अपने छात्रों को 2 समूहों में बांट दिया। उन्होंने समझाया कि क्लास में बाईं ओर बैठे प्रत्येक छात्र को मात्रात्मक समूह में माना जाएगा। उनकी ग्रेडिंग सिर्फ काम की मात्रा के आधार पर होगी। क्लास के अंतिम दिन वे प्रत्येक छात्र द्वारा किए गए फोटो की संख्या को गिनेंगे। करीब 100 फोटो को ए रेटिंग, 90 फोटो को बी, 80 फोटो को सी और इसी तरह से अन्य रेटिंग दी जाएंगी। इस बीच क्लास के दाईं ओर जितने छात्र थे वे गुणवत्ता समूह में माने जाएंगे। काम की उत्कृष्टता के आधार पर उन्हें ग्रेड दी जाएंगी। उन्हें पूरे सेमेस्टर में एक ही फोटो देनी थी, लेकिन वह ऐसी चाहिए थी कि उसे ए रेटिंग मिले। यह फोटो सटीक होनी जरूरी थी। सत्र के अंत में वे चकित रह गए कि सभी अच्छे फोटो मात्रात्मक समूह द्वारा दिए गए। सेमेस्टर के दौरान ये छात्र फोटो लेने, विभिन्न संयोजनाओं और लाइटिंग के साथ प्रयोग करने और डार्क रूम में विभिन्न विधियों को परखने में व्यस्त रहे और साथ ही वे गलतियों से सीखते चले गए। सैकड़ों फोटो बनाने की प्रक्रिया में वे इस विधा में महारत हासिल कर चुके थे। इसी बीच गुणवत्ता वाला समूह केवल सटीक फोटो के लिए ही बैठा रहा। अंत में उनके पास काम दिखाने के लिए बहुत कम था, बस असत्यापित बातें और एक मामूली फोटो। बदलाव के लिए सबसे अच्छी योजना को ढूंढने में उलझना आसान है, जैसे सबसे तेजी से वजन कम करने का उपाय, मसल्स बनाने का श्रेष्ठ प्रोग्राम, साइड जॉब का सबसे अच्छा उपाय। हम सबसे अच्छे उपाय पर इतना ध्यान केंद्रित किए रहते हैं कि हम कभी भी इस पर काम नहीं कर पाते। वोल्टेयर ने एक बार लिखा था, सर्वश्रेष्ठ अच्छे का शत्रु है। मैं इसे काम में प्रवृत्त होने और क्रियाशील होने के बीच का अंतर कहता हूँ। 2 विचार लगते तो एक समान हैं, लेकिन एक समान होते नहीं हैं। जब आप काम में प्रवृत्त होते हैं तो रणनीति और योजना बनाकर सीख रहे होते हैं। ये सभी अच्छी बातें हैं, लेकिन इससे परिणाम नहीं मिलता है। दूसरी ओर क्रियाशील होना एक प्रकार का व्यवहार है जो परिणाम देता है। यदि मैं किसी आलेख के लिए 20 विचार लिखता हूँ जिसे मैं लिखना चाहता हूँ, तो यह कार्य में प्रवृत्त होना है। यदि मैं वास्तव में बैठकर आलेख लिखता हूँ तो यह क्रियाशील होना है। बेहतर आहार योजना की खोज करना और उसके लिए इसी विषय की पुस्तकें पढ़ना आदि प्रवृत्त होना है। यदि आप सेहतमंद आहार खाने लगते हैं तो यह क्रिया है। कई बार प्रवृत्त होना या हरकत में आना उपयोगी रहता है, लेकिन इससे कोई परिणाम नहीं उपजेगा। इससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा कि आप अपने प्रशिक्षक से कितनी बार बात करते हो कि आपका शरीर ठीक हो सके। केवल वर्कआउट करने से ही आपको वह मिलेगा जिसे आप प्राप्त करना चाहते हैं। यदि प्रवृत्त होने से कोई परिणाम नहीं निकलता है तो फिर हम ऐसा क्यों करते हैं? कई बार हम इसलिए करते हैं क्योंकि हम उसे योजनाबद्ध करना चाहते हैं या और सीखना चाहते हैं, लेकिन अक्सर हम यह इसलिए करते हैं क्योंकि इससे हमें लगता है कि हम बिना असफलता व जोखिम लिए कुछ प्रगति कर रहे हैं। हम में से अधिकांश निंदा से बचने में माहिर हैं। सबके समक्ष विफल होना किसी को भी पसंद नहीं है, इसीलिए हम ऐसे हालात से बचने की कोशिश करते हैं। यही सबसे बड़ा कारण है कि आप क्रिया करने से पहले हरकत में आ जाते हैं। आप असफलता को टालना चाहते हैं। हरकत में आना और अपने आप को समझना आसान है कि आप अभी भी प्रगति कर रहे हैं। आप सोचते हैं, मेरी 4 संभावित क्लाइंट से अभी वार्ता हुई है, यह अच्छा है, हम सही दिशा में बढ़ रहे हैं। मैंने अपने द्वारा लिखी जाने वाली पुस्तक के लिए कुछ विचारों पर चिंतन किया है, यह सब व्यवस्थित हो रहा है। प्रवृत्त होने या हरकत में आने पर आपको लगने लगता है कि आपकी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन वास्तव में आप कुछ कर लेने की तैयारी कर रहे होते हैं। यदि तैयारी में टाल मटोल होने लगे तो आपको कुछ बदलने की आवश्यकता रहती है। आप सिर्फ योजना बनाना नहीं चाहते हैं, आप अभ्यास करना चाहते हैं। आप किसी एक आदत में महारत हासिल करना चाहते हैं। इसकी चाबी बार बार दोहराव करने में है, सटीक होने में नहीं। आपको नई आदत की हर विशेषता पर गौर करने की आवश्यकता नहीं है, आपको मात्र अभ्यास करना है। यह तीसरे नियम की फलश्रुति है, आपको इसे बार बार करते रहना है। नई आदत बनने में कितना समय लगता है? आदत बनना एक प्रक्रिया है जिसमें बार बार दोहराव से कोई व्यवहार धीरे धीरे स्वचालित हो जाता है। किसी क्रिया को जितना दोहराते जाएंगे, मस्तिष्क की संरचना बदलकर उक्त क्रिया के प्रति अधिक प्रभावी हो जाती है। न्यूरोसाइंटिस्ट इसे लॉन्ग टर्म पोटेंशिएशन कहते हैं, जो क्रिया के ताज़ा पैटर्न के आधार पर मस्तिष्क में मौजूद न्यूरॉन्स के बीच के संबंधों को व्यक्त करता है। हर दोहराव के साथ कोशिका से कोशिका तक सिग्नलिंग सुधर जाती है और न्यूरल संबंध मजबूत हो जाते हैं। इसे सबसे पहले न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट डोनाल्ड हेब ने 1949 में बताया था, इसीलिए इसे हेब्स लॉ कहा जाता है। न्यूरॉन जो एक साथ काम करते हैं, एक साथ जुड़े रहते हैं। बार बार कोई आदत दोहराने से मस्तिष्क में स्पष्ट बदलाव होने लगते हैं। संगीतकारों में सेरिबेलम उन लोगों से बड़ा होता है जो संगीतकार नहीं होते हैं। सेरिबेलम शरीर की हलचल के लिए ज़रूरी होता है।
जैसे गिटार के तार चलाना या वॉयलिन बजाना आदि। गणितज्ञों की इंफीरियर पैराइटल लोब्यूल में ग्रे मैटर बढ़ा हुआ होता है, जो गणना और जोड़ घटाव में निर्णायक भूमिका निभाता है। इसकी आकृति का संबंध उस क्षेत्र में बताए गए समय से होता है। जितने पुराने गणितज्ञ आप होते जाएंगे, जितना अनुभव आता जाएगा, उतना ही ग्रे मैटर बढ़ता जाएगा। जब वैज्ञानिकों ने लंदन में टैक्सी ड्राइवरों के दिमाग का विश्लेषण किया तो उन्होंने पाया कि हिप्पोकैम्पस स्थानिक स्मृति में शामिल मस्तिष्क का एक क्षेत्र गैर टैक्सी ड्राइवरों की तुलना में टैक्सी ड्राइवरों में काफी बड़ा था। इससे भी आकर्षक बात यह थी कि हिप्पोकैम्पस के आकार में तब कमी आई जब कोई ड्राइवर सेवानिवृत्त हो गया। नियमित वजन प्रशिक्षण के प्रति प्रक्रिया करने वाले शरीर की मांसपेशियों की तरह मस्तिष्क के विशेष क्षेत्र उस तरह ढल जाते हैं जैसा उनका उपयोग किया जाता है, और जब उन्हें छोड़ दिया जाता है तो उसका क्षय हो जाता है। निस्संदेह आदतों को स्थापित करने में पुनरावृत्ति के महत्व को तब मान्यता दी जा चुकी थी जब तक कि न्यूरोसाइंटिस्ट ने इस ओर झांकना तक शुरू नहीं किया। 1860 में अंग्रेजी दार्शनिक जॉर्ज एच लेविस ने कहा था, एक नई भाषा सीखने में, एक वाद्य यंत्र बजाने में या अनभ्यस्त शारीरिक गतिविधि को करने में बड़ी कठिनाई महसूस होती है, क्योंकि जिन चैनलों के माध्यम से प्रत्येक इंद्रिय बोध को गुजरना पड़ता है वे स्थापित नहीं हुए होते। लेकिन जल्दी से किसी भी पुनरावृत्ति से एक मार्ग खुल जाता है तो यह कठिनाई अदृश्य हो जाती है। क्रियाएं इतनी स्वचालित हो जाती हैं कि उनका प्रदर्शन किया जा सकता है, जबकि मन अन्यथा लगा होता है। सामान्य ज्ञान और वैज्ञानिक साक्ष्य दोनों सहमत है कि पुनरावृत्ति परिवर्तन का एक रूप है। हर बार जब आप एक ही क्रिया करते रहते हैं तो आप एक विशेष न्यूरल सर्किट को उस आदत के साथ जोड़कर सक्रिय कर रहे होते हैं। इसका मतलब है कि अपने दोहराव को करना एक अहम कदम है जो आपकी नई आदत का द्वार खोल रहा है। इसी कारण से जिन विद्यार्थियों ने कई फोटो लिए थे उनके कौशल में सुधार आता चला गया, जबकि जिन लोगों ने सटीक फोटो का चिंतन ही किया उनको कोई लाभ नहीं हुआ। एक ग्रुप सक्रिय अभ्यास में और दूसरा सीखने की निष्क्रिय प्रक्रिया में लगा था। एक क्रिया में था और एक हरकत में। सभी आदतों में सहज व्यवहार से स्वचालित व्यवहार तक एक समान प्रक्षेप पथ होता है। इस प्रक्रिया को स्वचालितता कहा जाता है। स्वचालितता प्रत्येक चरण के बारे में सोचे बिना एक व्यवहार करने की क्षमता है। यह तब होती है जब अचेतन मन अपने आप को संभाल लेता है। यह कुछ इस तरह से दिखती है। नीचे आप देखेंगे कि ऐसा क्या नजर आता है जब शोधकर्ता वास्तविक आदत के लिए स्वचालितता के स्तर को ट्रैक करते हैं। एक आम प्रश्न मैं सदैव सुनता हूँ, नई आदत बनाने में कितना लंबा समय लगता है? लेकिन लोगों को वास्तव में यह पूछना चाहिए कि नई आदत बनाने में कितने दोहराव लगते हैं। प्रश्न यही है कि एक आदत को स्वचालित बनाने के लिए कितनी पुनरावृत्ति आवश्यक है। इस तरह से कितनी बार करना होगा ताकि यह स्वचालित आदत हो जाए। आदत बनाने के संबंध में समय बीतने को लेकर कुछ भी जादुई नहीं है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि 21 दिन, 30 दिन या 300 दिन हो गए हैं। मायने वह दर रखती है जिस पर आप व्यवहार करते हैं। आप कुछ 30 दिनों में 2 बार या 200 बार कर सकते हैं। आवृत्ति से ही असली फर्क पड़ता है। आपकी वर्तमान आदतों को यदि हजारों नहीं तो सैकड़ों पुनरावृत्तियों से आप में समाविष्ट किया गया है। नई आदतों में समान स्तर की आवृत्ति की आवश्यकता होती है। आपको तब तक पर्याप्त सफल प्रयासों को एक साथ करने की आवश्यकता है जब तक कि व्यवहार आपके दिमाग में दृढ़ता से अंतर्निहित ना हो जाए और आप आदत रेखा को पार न कर लें। व्यवहार में यह वास्तव में मायने नहीं रखता है कि किसी आदत को स्वचालित होने में कितना समय लगता है। मायने यह रखता है कि प्रगति करने के लिए जिन कार्यों को करने की आवश्यकता है आप उन्हें करते हैं। कोई कार्य पूरी तरह से स्वचालित है या नहीं यह कम महत्व का होता है। आदत को बनाने के लिए उसका अभ्यास करना होता है। अभ्यास को होते रहने देने का सबसे प्रभावी उपाय व्यवहार में बदलाव का तीसरा नियम, इसे आसान बनाने का पालन करना ही है। बाद के अध्याय में बताया जाएगा कि इसे सटीक ढंग से करना कैसे है। अध्याय का सार, व्यवहार में बदलाव का तीसरा नियम है, इसे आसान बनाएं। सीखने का सबसे प्रभावी उपाय योजना बनाना नहीं बल्कि अभ्यास करना है। काम की क्रिया पर ध्यान दें, न सिर्फ हरकत पर। आदत निर्माण वह प्रक्रिया है जिसमें व्यवहार अभ्यास के कारण धीरे धीरे स्वचालित होने लगता है। जितने समय में आप आदत को कर रहे हैं वह अहम नहीं है, कितनी बार कर रहे हैं यह महत्व रखता है। चैप्टर 12, कम से कम प्रयास का नियम। पुरस्कार जीतने वाली अपनी पुस्तक गन्स, जर्म्स एंड स्टील में मानव विज्ञानी एवं जीव विज्ञानी जेड डायमंड ने एक सामान्य तथ्य की ओर ध्यान केंद्रित कराया है। महाद्वीपों की आकृतियां अलग अलग होती हैं। एक बार देखने में यह कथन बहुत ही सपाट और कम महत्व का लगता है, लेकिन इसका मानव के व्यवहार पर गहरा असर पड़ता है। अमेरिका की प्राथमिक धुरी उत्तर से दक्षिण तक चलती है,
यानी उत्तर और दक्षिण अमेरिका का भूभाग विस्तृत और मोटा होने के बजाय लंबा और पतला होता है। यही बात आमतौर पर अफ्रीका के लिए भी सच है। इस बीच यूरोप, एशिया और मध्य पूर्व को बनाने वाला भूभाग इसके विपरीत है। भूभाग का यह बड़ा हिस्सा आकार में अधिक ईस्ट वेस्ट हो जाता है। डायमंड के अनुसार आकार में इस अंतर ने सदियों से कृषि के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जब कृषि दुनिया भर में फैलने लगी तो किसानों को उत्तर दक्षिण की तुलना में पूर्व पश्चिम मार्गों से विस्तार करने में आसानी हुई। इसका कारण यह है कि एक ही अक्षांश के साथ स्थितियां जलवायु, सूर्य के प्रकाश और वर्षा की मात्रा और मौसम के परिवर्तन में समान होती हैं। इन कारकों ने यूरोप और एशिया में किसानों को कुछ फसलों को घरेलू बनाने और फ्रांस से चीन तक भूभाग पर उन्हें उगाने की गुंजाइश दी। तुलनात्मक रूप से उत्तर से दक्षिण की ओर यात्रा करते समय जलवायु में बहुत भिन्नता होती है। जरा सोचिए, कनाडा के मुकाबले फ्लोरिडा में मौसम कितना अलग है। आप दुनिया के सबसे प्रतिभाशाली किसान हो सकते हैं, लेकिन इससे आपको कनाडा की सर्दियों में फ्लोरिडा के संतरे उगाने में मदद नहीं मिलेगी। बर्फ मिट्टी का कमजोर विकल्प है। उत्तर दक्षिण मार्गों पर फसलों के विस्तार के लिए जब भी जलवायु में बदलाव हो, तब किसानों को नए पौधों को खोजना और उन्हें घरेलू बनाना होगा। इसके परिणाम स्वरूप यूरोप और एशिया में अमेरिका की तुलना में कृषि 2 से 3 गुना तेजी से फैल गई। सदियों के दौरान इस छोटे से अंतर का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। खाद्य उत्पादन में वृद्धि से अधिक तेजी से जनसंख्या में वृद्धि हुई। अधिक लोगों के साथ ये संस्कृतियां सुदृढ़ सेनाओं का निर्माण करने में सक्षम थी और नई प्रौद्योगिकियों को विकसित करने के लिए बेहतर रूप से सुसज्जित थी। परिवर्तन छोटे रूप में शुरू हुए। एक फसल जो थोड़ी दूर तक फैल गई, एक आबादी जो थोड़ी तेजी से बढ़ गई, लेकिन समय के साथ पर्याप्त अंतर में तब्दील हो गए। वैश्विक स्तर पर कृषि का प्रसार व्यवहार में बदलाव के तीसरे नियम का उदाहरण है। पारंपरिक ज्ञान यह मानता है कि अभिप्रेरणा आदत बदलने की कुंजी है। शायद अगर आप वास्तव में कुछ चाहते हैं तो आप वास्तव में ऐसा करते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि हमारी वास्तविक प्रेरणा आलसी होती है और वह करती है जो सुविधाजनक होता है। उत्पादकता का नवीनतम बेस्टसेलर लेखक आपको क्या बताएगा? इसके बावजूद यह एक स्मार्ट रणनीति है, कोई मूर्खता नहीं। ऊर्जा अनमोल होती है और मस्तिष्क इस तरह बना होता है कि जब भी संभव हो इसे संरक्षित कर लो। लॉ ऑफ लीस्ट एफर्ट का पालन करना मानव का स्वभाव है, जिसमें कहा गया है कि 2 समान विकल्पों के बीच निर्णय लेते समय लोग स्वाभाविक रूप से उस विकल्प की ओर बढ़ते हैं जिसमें कम से कम काम की आवश्यकता होती है। उदाहरण के तौर पर अलग जलवायु वाले उत्तर की बजाय पूर्व की ओर बढ़ना, जहां आप वही फसल उगा सकते हैं, कोई अन्य नहीं। सभी संभावित क्रियाओं में से जो साकार होती है वह वही होती है जो कम से कम प्रयास में सबसे अधिक मूल्य देती है। हम जो आसान है उसे करने के लिए प्रेरित होते हैं। हर क्रिया में ऊर्जा की एक निश्चित मात्रा की आवश्यकता होती है। जितनी अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है उतनी ही क्रिया कम होती है। यदि आपका लक्ष्य प्रतिदिन 100 पुशअप करने का है तो यह बहुत अधिक ऊर्जा है। शुरुआत में जब आप प्रेरित और उत्साहित होते हैं तो आप आरंभ करने की ताकत जुटा सकते हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद इस तरह के बड़े प्रयास से थकावट महसूस होती है। इस बीच प्रतिदिन 1 पुशअप करने की आदत से जुड़े रहने के लिए लगभग कोई ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती, और एक आदत को जितनी कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है उतने ही इसके होने की संभावना अधिक होती है। ऐसे किसी भी व्यवहार को देखें जो आपके जीवन में बहुत कुछ भर देता है, और आप देखेंगे कि यह बहुत ही निचले स्तर की प्रेरणा के साथ किया जा सकता है। फोन पर स्क्रॉल करना, ईमेल की जांच करना और टेलीविजन देखना जैसी आदतें हमारे समय का बड़ा हिस्सा छीन लेती हैं, क्योंकि उन्हें लगभग प्रयास के बिना ही किया जा सकता है। वे उल्लेखनीय रूप से सुविधाजनक हैं। एक महीने में हर आदत उसमें सिर्फ एक बाधा है जो आप वास्तव में करना चाहते हैं। परहेज फिट होने में एक बाधा है। ध्यान शांति महसूस करने में एक बाधा है। जर्नलिंग स्पष्ट रूप से सोचने में एक बाधा है। आप वास्तव में आदत नहीं चाहते, आप वास्तव में वह परिणाम चाहते हैं जो आदतें प्रदान करती हैं। अधिक से अधिक बाधा यानी उतनी ही अधिक कठिन आदत, जो आपको और आपके इच्छित अंत के बीच उतने ही अधिक टकराव को प्रदर्शित करती है। यही कारण है कि आपकी आदतों को इतना आसान बनाना महत्वपूर्ण है कि आप उन्हें तब भी करें जब आप ऐसा महसूस भी नहीं कर रहे। यदि आप अपनी अच्छी आदतों को अधिक सुविधाजनक बना सकते हैं तो आपके द्वारा उनका अनुसरण करने की अधिक संभावना होगी। लेकिन उन क्षणों के बारे में क्या जब हम विपरीत कर रहे होते हैं? यदि हम सभी इतने आलसी हैं तो आप लोगों द्वारा पूरी की जाने वाली कठिन चीजों की व्याख्या कैसे करेंगे, जैसे कि बच्चे का पालन पोषण करना या कोई व्यवसाय शुरू करना या माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना? निश्चित रूप से आप में बहुत कड़े परिश्रम की क्षमता होती है। समस्या यह है कि कुछ दिन तो आप कठोर परिश्रम की सोचते हैं और कुछ दिन में उसे छोड़ देते हैं। निर्णायक दिनों में जहां तक संभव हो अधिक से अधिक चीजों को आपके पक्ष में मोड़ना महत्वपूर्ण है, ताकि आप जीवन में मिल रही चुनौतियों को आर पार कर सकें।
जितना अवरोध कम अनुभव करेंगे उतना ही खुद को मजबूत करके उभरना आसान रहेगा। इसे आसान बनाएं, इसके पीछे विचार चीज़ों को सिर्फ आसान बनाना नहीं है, बल्कि उन क्षणों में चीज़ों को करना जहाँ तक संभव हो आसान बनाना है जो लंबी अवधि में लाभ दें। कम प्रयास से अधिक कैसे प्राप्त करें? सोचिए कि आप बगीचे में बीच से मुड़े पानी का पाइप लेकर खड़े हैं। इसमें से कुछ पानी बह सकता है, अधिक नहीं। यदि आपको पाइप में पानी की मात्रा को बढ़ाना है तो आपके पास दो विकल्प हैं। पहला विकल्प यह है कि वाल्व पूरा खोल दें और अधिक पानी आने दें। दूसरा विकल्प यह है कि पाइप में जो मोड़ है उसे हटा दें और पानी को सामान्य तरह से बहने दें। एक कठिन आदत के साथ जुड़े रहने के लिए अपनी प्रेरणा को पंप करने की कोशिश करना मुड़े पाइप के माध्यम से पानी को प्रवाहित करने की कोशिश करने जैसा है। आप इसे कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए बहुत प्रयास की आवश्यकता होती है और इससे आपके जीवन में तनाव बढ़ता है। इस बीच अपनी आदतों को सरल और आसान बनाना पाइप में मोड़ को हटाने जैसा है। अपने जीवन में अवरोध से उभरने की कोशिश करने के बजाय आप इसे कम करते हैं। अपनी आदतों से जुड़े अवरोध को कम करने के सबसे प्रभावी तरीकों में से एक वातावरण को डिजाइन करने का अभ्यास है। अध्याय 6 में हमने संकेतों को अधिक स्पष्ट बनाने के लिए एक विधि के रूप में वातावरण डिजाइन करने पर चर्चा की थी, लेकिन आप कार्यों को आसान बनाने के लिए अपने वातावरण को भी अनुकूल बना सकते हैं। उदाहरण के लिए, एक नई आदत का अभ्यास करने का निर्णय लेते समय ऐसी जगह चुनना सबसे अच्छा होता है जो पहले से ही आपकी दिनचर्या का मार्ग है। आदतें बनाना तब आसान होता है जब वे आपके जीवन के प्रवाह में फिट होती हैं। यदि जिम आपके काम पर जाने के रास्ते में है तो आपके जिम जाने की अधिक संभावना है, क्योंकि आपकी जीवन शैली में बहुत अधिक अवरोध नहीं होता है। तुलनात्मक रूप से यदि जिम आपके सामान्य रास्तों से दूर है, यहाँ तक कि कुछ ब्लॉक दूर, तो आप वहाँ पहुँचने के लिए अपने रास्ते से हट रहे होते हैं। शायद और भी ज़्यादा प्रभावी आपके घर या कार्यालय के भीतर अवरोध को कम करना होता है। बहुत बार हम उच्च अवरोध वाले वातावरण में आदतों को शुरू करने की कोशिश करते हैं। हम दोस्तों के साथ डिनर के लिए बाहर जाते समय एक सख्त आहार का पालन करने की कोशिश करते हैं। हम एक अराजक घर में किताब लिखने की कोशिश करते हैं। हम ध्यान भंग करने से भरी सामग्री वाले स्मार्टफोन का उपयोग करते समय ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करते हैं। यह इस तरह से नहीं होगा। हम अवरोध के बिंदुओं को हटा सकते हैं जो हमें जकड़े रहते हैं। यह ठीक वैसा ही है जैसा कि 1970 में जापान में इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माताओं ने करना शुरू किया था। न्यूयॉर्कर में बेटर ऑल द टाइम शीर्षक से छपे आलेख में जेम्स यूरेविकी लिखते हैं, जापानी कंपनियों ने लीन प्रोडक्शन पर जोर दिया। उन्होंने लगातार उत्पादन की समस्त प्रक्रिया से हर तरह के नुकसान को खत्म किया। इसके लिए काम के स्थान को फिर डिजाइन किया ताकि कर्मचारी मुड़ मुड़कर औजारों तक पहुंचने में भी अपना समय नष्ट ना कर सकें। इसके फलस्वरूप जापानी कारखानों में क्षमता बढ़ गई और जापानी उत्पाद अमेरिकी उत्पादों के मुकाबले ज़्यादा बेहतर माने गए। 1974 में अमेरिका में बने कलर टेलीविज़न के लिए सर्विस कॉल्स जापान में बने टेलीविज़न के मुकाबले 5 गुना ज़्यादा होते थे। 1979 तक आते आते अमेरिकी कर्मचारी अपने सेट्स को असेंबल करने में 3 गुना समय लेते थे। मैं इस रणनीति को कुछ घटाकर कुछ प्राप्त करना कहूँगा। जापानी कंपनियों ने निर्माण प्रक्रिया में हर बिंदु पर आने वाले अवरोधों को देखकर उनको हटाया। जैसे ही उन्होंने समय नष्ट करने वाले अवरोध को कम किया, उनके ग्राहक और राजस्व दोनों ही बढ़ गए। इसी प्रकार से जब हम अवरोध के बिंदुओं को हटा देंगे तो हमारा समय और ऊर्जा दोनों बचेंगे और कम कोशिश में हम अधिक हासिल कर सकेंगे। यही कारण है कि साफ रहने से हमारे मन को अच्छा लगता है। हम एक साथ आगे बढ़ रहे होते हैं तथा उस संज्ञानात्मक भार को कम कर रहे होते हैं जो वातावरण हम पर डालता है। यदि आप आदत बनाने वाले अधिकांश उत्पादों की ओर देखें तो पता लगेगा कि उत्पाद और सेवाएं आपके जीवन से अवरोधों को कुछ हद तक हटाते हैं। खाने की डिलीवरी की सेवा से किराना खरीदने की मशक्कत नहीं रहती। डेटिंग ऐप से सामाजिक परिचय की मोहताजी नहीं रहती। राइड शेयरिंग सेवा से पूरे शहर में घूमने की परेशानी नहीं रहती है। टेक्स्ट मैसेज भर से मेल पर पत्र भेजने से मुक्त हो जाते हैं। जैसे जापानी टीवी निर्माताओं ने अपने काम करने के स्थान को फिर से बनाया ताकि नुकसान नहीं हो, वैसे ही सफल कंपनियां अपने प्रोडक्ट डिजाइन कर उन्हें यंत्रवत बनाती हैं। जितना संभव हो सके कई पड़ावों को हटा देती हैं या फिर उन्हें सरल बना देती हैं। सफल कंपनियां हर स्तर पर अवरोधों को कम करती हैं, जैसे फॉर्म भरने की प्रक्रिया और अकाउंट बनाने की प्रक्रिया। वे अपने उत्पादों के साथ आसानी में समझ आने वाले निर्देश देती हैं तथा उपभोक्ताओं से कम विकल्प पूछती हैं। जब सबसे पहले आवाज से सक्रिय होने वाले स्पीकर बाजार में आए थे, यानी गूगल होम, अमेज़न इको और एप्पल होम पैड जैसे उत्पाद, तो मैंने एक मित्र से पूछा था कि वह उस उत्पाद के बारे में क्या पसंद करता है जिसे उन्होंने खरीदा था। उन्होंने कहा कि फोन को निकालने, म्यूजिक ऐप खोलने और प्लेलिस्ट चुनने के बजाय प्ले कंट्री म्यूजिक कहना आसान लगता है।
बेशक कुछ साल पहले स्टोर तक ड्राइविंग करने और सीडी खरीदने की तुलना में आपकी जेब में संगीत तक असीमित पहुंच होना उल्लेखनीय रूप से अवरोध रहित व्यवहार था। कोई भी व्यवसाय उसी परिणाम को ज्यादा आसान तरीके से देने की अनंत खोज है। इस तरह की रणनीतियों को सरकारों द्वारा प्रभावी ढंग से इस्तेमाल किया गया है। जब ब्रिटिश सरकार कर संग्रह दरों में वृद्धि करना चाहती थी तो उन्होंने नागरिकों को एक वेब पेज पर भेजने से रोक दिया जहां कर फॉर्म को डाउनलोड किया जा सकता था। इसकी बजाय नागरिकों को सीधे फॉर्म से लिंक कर दिया गया। इस प्रक्रिया में एक कदम कम करने से प्रतिक्रिया की दर 19.2% से बढ़कर 23.4% हो गई। ब्रिटेन जैसे देश के लिए ये प्रतिशत अंक राजस्व में करोड़ों का प्रतिनिधित्व करते हैं। केंद्रीय विचार एक ऐसा वातावरण बनना है जहां सही काम करना जितना संभव हो उतना आसान हो सके। बेहतर आदतों के निर्माण की अधिकांश लड़ाई हमारी अच्छी आदतों से जुड़े अवरोध को कम करने और बुरी आदतों से जुड़े अवरोध को बढ़ाने के तरीकों को खोजने पर आधारित होती है। वातावरण को भविष्य में उपयोग के लिए सुरक्षित करें। ओसवाल्ड निकोलस मिसिसिपी के नॉर्थ चेस के आईटी डेवलपर हैं। वे ऐसे शख्स हैं जो आगे की कार्रवाई के लिए वातावरण का इस्तेमाल करने की शक्ति को समझते हैं। निकोलस ने अपनी सफाई की आदतों में एक रणनीति को समाविष्ट किया जिसे उन्होंने कमरे को रीसेट करना कहा। उदाहरण के लिए जब वे टीवी देखना समाप्त करते हैं तो वे रिमोट को फिर टीवी स्टैंड पर रख देते हैं, सोफे पर तकिए को व्यवस्थित करते हैं और कंबल की तरह करते हैं। जब वे अपनी कार छोड़ते हैं तो उसमें पड़े किसी भी कूड़े को फेंक देते हैं। जब वे शावर लेते हैं तो उस समय टॉयलेट को साफ करते हैं जब शावर गर्म हो रहा होता है। वे लिखते हैं, जब आप शावर में स्नान करते हैं तो उससे पहले टॉयलेट को साफ करना इस काम का सटीक समय होता है। प्रत्येक कमरे को रीसेट करने का उद्देश्य केवल पिछली कार्रवाई के बाद सफाई करना नहीं है, बल्कि इसे अगली कार्रवाई के लिए तैयार करना है। निकोलस लिखते हैं, जब मैं कमरे में जाता हूं तो हर वस्तु अपने स्थान पर रखी मिलती है क्योंकि मैं हर दिन हर कमरे में ऐसा करता हूं। इससे सामान भी सलामत रहता है। लोग सोचते हैं कि मैं परिश्रमी हूं, लेकिन वास्तव में मैं आलसी हूं। मैं अति सक्रिय आलसी हूं क्योंकि ऐसा कर लेने से आपको आगे बहुत समय मिलता है। वाह। जब भी आप अपने इच्छित उद्देश्य के लिए एक स्थान को व्यवस्थित करते हैं तो आप इसे अगली कार्रवाई को आसान बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर मेरी पत्नी ग्रीटिंग कार्ड्स का एक बक्सा रखती है जो जन्मदिन, सहानुभूति, शादी, ग्रेजुएशन आदि मौकों के हिसाब से वर्गीकृत होते हैं। जब भी आवश्यक होता है वह एक उपयुक्त कार्ड निकालती है और उसे भेज देती है। वह कार्ड भेजना याद रखने के मामले में अविश्वसनीय रूप से अच्छी है क्योंकि उसने ऐसा करने का अवरोध कम कर दिया है। सालों तक मैं इसके विपरीत था। किसी के यहाँ बच्चे का जन्म होता है और मैं सोचता हूँ कि मुझे कार्ड भेजना चाहिए, लेकिन फिर सप्ताह बीत जाते और जब तक मुझे स्टोर पर जाकर कार्ड लेने की याद आती थी तब तक बहुत देर हो चुकी होती थी। वह आदत आसान नहीं थी। अपना वातावरण ठीक करने के कई तरीके होते हैं ताकि उसका तत्काल उपयोग किया जा सके। यदि आप सेहतमंद नाश्ता बनाना चाहते हैं, कुकिंग स्प्रे को काउंटर पर सेट करके रखें और कोई भी ऐसी प्लेटें और बर्तन लें जिसकी जरूरत आपको एक रात पहले पड़ेगी। जब आप उठेंगे तो नाश्ता तैयार करने में आसानी होगी। अधिक ड्राइंग करनी है, अपनी पेंसिलें, पेन, नोटबुक्स और ड्राइंग टूल्स को अपनी डेस्क पर इस प्रकार रखिए कि पहुंच में रह सकें। व्यायाम करना चाहते हैं, वर्कआउट के कपड़े, जूते, जिम बैग और पानी की बोतल पहले से रख लीजिए। डाइट सुधारना चाहते हैं, बहुत से फल, सब्जियां सप्ताह के अंत में ही काट कर रख लें। उन्हें एक बर्तन में रख लीजिए ताकि आप आसानी से सेहतमंद रह सकें और पूरे सप्ताह आपको तैयार सामग्री के विकल्प मिल सकें। ये सरल तरीके हैं जिनसे आदत को न्यूनतम प्रतिरोध का मार्ग बनाया जा सकता है। आप इस सिद्धांत को उल्टा भी कर सकते हैं और बुरे व्यवहारों को कठिन बनाने के लिए वातावरण का इस्तेमाल कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप बहुत अधिक टीवी देख रहे हैं तो प्रत्येक उपयोग के बाद इसे अनप्लग कर दें। प्लग वापस सिर्फ तभी लगाएं जब आप उस शो का नाम जोर से बोल सकें जो आप देखना चाहते हैं। ये सेटअप व्यर्थ टीवी देखने से आपको रोकने के लिए पर्याप्त अवरोध बनता है। यदि यह तरीका काम नहीं करता है तो आप इसे एक कदम और आगे ले जा सकते हैं। टेलीविजन को अनप्लग करें और प्रत्येक उपयोग के बाद बैटरी को रिमोट से बाहर निकालें क्योंकि इसे वापस चालू करने में अतिरिक्त 10 सेकंड लगते हैं। और यदि आप वास्तव में पक्के हैं तो टेलीविजन को प्रत्येक उपयोग के बाद लिविंग रूम से बाहर कटोरी में स्थानांतरित कर दें। आप यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि आप इसे तभी निकालेंगे जब आप वास्तव में कुछ करना चाहते हैं। जितना ज़्यादा अवरोध होगा, आदत की संभावना उतनी ही कम होगी। जब भी संभव होता है मैं अपना फ़ोन दोपहर के भोजन तक एक अलग कमरे में छोड़ देता हूँ। जब यह मेरे बगल में दाईं ओर होता है तो मैं बिना किसी कारण पूरी सुबह इसे देखता रहता हूँ, लेकिन जब यह दूसरे कमरे में होता है तो शायद ही कभी इसके बारे में सोचता हूँ।
इसमें अवरोध इतना अधिक होता है कि मैं इसे बिना कारण के लेने नहीं जा सकता। नतीजन मुझे हर सुबह 3 से 4 घंटे मिलते हैं जब मैं बिना किसी रुकावट के काम कर सकता हूँ। यदि दूसरे कमरे में फ़ोन रखना पर्याप्त नहीं लगता तो किसी मित्र या परिवार के सदस्य को कुछ घंटों के लिए आपसे इसे छिपाने को कहें। किसी सहकर्मी से कहें कि वह सुबह फ़ोन उसकी मेज पर रखे और दोपहर के भोजन पर आपको वापस कर दे। यह उल्लेखनीय है कि अवांछित व्यवहार को रोकने के लिए कितना कम अवरोध आवश्यक होता है। जब मैं फ्रिज के पिछले हिस्से में बियर छिपाता हूँ जहाँ मैं नहीं देख सकता तो मैं कम पीता हूँ। जब मैं अपने फ़ोन से सोशल मीडिया ऐप हटाता हूँ तो उन्हें फिर डाउनलोड करने और लॉगिन करने से पहले कुछ हफ्ते बीत सकते हैं। इन ट्रिक से पक्की लत पर अंकुश लगने की संभावना नहीं है, लेकिन हम में से कई लोगों के लिए यह थोड़ा सा अवरोध एक अच्छी आदत के साथ जुड़े रहने या एक बुरी आदत में फिसलने का अंतर हो सकता है। ऐसे दर्जनों परिवर्तन करने, अच्छे व्यवहार को आसान बनाने और बुरे व्यवहार को कठिन बनाने के लिए डिजाइन किए गए वातावरण में रहने के संचयी प्रभाव की कल्पना करें। चाहे हम एक व्यक्ति, एक अभिभावक, एक प्रशिक्षक या एक लीडर के रूप में व्यवहार में बदलाव ला रहे हों, लेकिन हमें खुद से ही एक सवाल पूछना चाहिए, हम एक ऐसी दुनिया को कैसे डिजाइन कर सकते हैं जहां सही करना आसान हो। अपने जीवन को नया स्वरूप दें ताकि जो कार्य आपसे अधिक मायने रखते हैं वे ऐसे कार्य हों जिन्हें करना सबसे ज्यादा आसान हो। मनुष्य का व्यवहार लॉ ऑफ लीस्ट एफर्ट पर चलता है। हम स्वाभाविक रूप से उस विकल्प की ओर बढ़ते हैं जिस पर काम की कम मात्रा की जरूरत होती है। ऐसा माहौल बनाएं जहां सही चीजों को करना जितना संभव हो उतना आसान हो। अच्छी आदतों के अवरोधों को कम करें। जहां अवरोध कम होंगे आदतें आसान होंगी। खराब आदतों के अवरोधों को बढ़ा दें। जब अवरोध ज्यादा होंगे तो आदतें भी कठिन होंगी। भावी कामों को आसान करने के लिए अपना माहौल सुधार लें। चैप्टर 13, टालने की आदत को 2 मिनट के नियम से कैसे रोकें। टवालिया थाप को आधुनिक दौर की महान डांसरों और कोरियोग्राफर में गिना जाता है। 1992 में उन्हें मैकआर्थर फेलोशिप प्रदान की गई थी। इसे जीनियस ग्रांट के तौर पर जाना जाता है। उन्होंने करियर का अधिकांश भाग दुनिया भर की यात्राएं करने और अपने मूल कला की प्रस्तुति देने में बिताया है। वे सरल दैनिक आदतों को अपनी सफलता का श्रेय अधिक देती हैं। वे लिखती हैं, मैं एक रस्म के साथ मेरे जीवन के प्रत्येक दिन की शुरुआत करती हूँ। मैं सुबह 5:30 बजे उठती हूँ। अपने वर्कआउट के कपड़े, अपने लेग वार्मर, स्वेट शर्ट और टोपी पहनती हूँ। मैं मैनहट्टन में अपने घर के बाहर टहलती हूँ, टैक्सी बुलाती हूँ और ड्राइवर से कहती हूँ कि मुझे 91 स्ट्रीट और फर्स्ट एवेन्यू में पंपिंग आयरन जिम ले जाए, जहाँ मैं 2 घंटे वर्कआउट करती हूँ। रस्म में स्ट्रेचिंग और वेट ट्रेनिंग नहीं है जो मैं हर सुबह जिम में अपने शरीर के लिए करती हूँ। रस्म टैक्सी है। जिस क्षण मैं ड्राइवर को बताती हूँ कि मुझे कहाँ जाना है तो मैं रस्म पूरी कर लेती हूँ। यह एक सरल कार्य है, लेकिन इसे हर सुबह उसी तरह करने से यह आदत बन जाती है। फिर यह दोहराने योग्य, करने में आसान हो जाती है। यह उस मौके को कम कर देता है कि मैं इसे छोड़ दूंगी या इसे अलग तरीके से करूंगी। रूटीन के मेरे शास्त्रागार में यह एक और आइटम है और सोचने के लिए एक कम चीज। हर सुबह कैब लेना बहुत छोटा काम है, लेकिन यह व्यवहार में बदलाव के तीसरे नियम का उत्कृष्ट उदाहरण है। शोधकर्ताओं का अनुमान है कि किसी भी दिन हमारे कार्यों का 40 से 50% हिस्सा आदत से बाहर का होता है। यह पहले से ही एक पर्याप्त प्रतिशत है, लेकिन आपकी आदतों का सही प्रभाव इन आंकड़ों से भी अधिक होता है। आदतें स्वचालित विकल्प होती हैं जो बाद में किए जाने वाले निर्णयों को प्रभावित करती हैं। हाँ, एक आदत को कुछ ही सेकंड में पूरा किया जा सकता है, लेकिन यह उन क्रियाओं को भी आकार दे सकती है जिन्हें आप मिनटों या घंटों बाद करते हैं। आदतें किसी राजमार्ग में प्रवेश के लिए रैंप की तरह होती हैं। वे आपको एक मार्ग पर ले जाती हैं और इससे पहले कि आप यह जानें, आप अगले व्यवहार की ओर बढ़ रहे होते हैं। कुछ अलग करना शुरू करने के बजाय उसे जारी रखना आसान प्रतीत होता है। आप एक खराब फिल्म के लिए 2 घंटे बैठते हैं। आप स्नैक खाना जारी रखते हैं, चाहे आपको पहले से ही भूख न लगी हो। आप अपने फोन को सिर्फ 1 सेकंड के लिए देखते हैं और जल्द ही अपनी स्क्रीन को घूरने में 20 मिनट लगा देते हैं। इस तरह बिना सोचे समझे की जाने वाली आदतें अक्सर आपके द्वारा चुने गए उन विकल्पों को निर्धारित करती हैं जब आप सोच रहे होते हैं। प्रत्येक शाम एक छोटा क्षण होता है, आमतौर पर लगभग 5:15 बजे, जो मेरी रात के बाकी हिस्सों को आकार देता है। मेरी पत्नी काम से लौटती है और या तो हम अपने जिम के कपड़े पहनते हैं और जिम की ओर प्रस्थान करते हैं, या हम सोफे पर बैठ जाते हैं, भारतीय भोजन का आदेश देते हैं और द ऑफिस देखते हैं। यह उसी तरह से है जैसे टवालिया थाप कैब बुलाती है। यहाँ रस्म कपड़े बदलकर वर्कआउट के कपड़ों में आना है। अगर मैं कपड़े बदलता हूँ तो मुझे पता होता है कि कसरत होगी। उसके बाद वह सब कुछ होता है, जैसे ड्राइविंग करके जिम तक जाना, यह तय करना कि कौन से व्यायाम करने हैं, जिम के नीचे कदम रखना आदि पहले कदम को उठाने के बाद आसान हो जाते हैं। हर दिन कुछ ऐसे क्षण रहते हैं जो बड़े प्रभाव छोड़ते हैं।
मैं इस अल्पावधि को निर्णायक क्षण कहता हूँ। जिस क्षण आप तय करते हैं कि डिनर या तो ऑर्डर करना है या पकाना है, जिस क्षण आप यह तय करते हैं कि कार चलानी है या बाइक, वह क्षण जब आप होमवर्क करने या फिर वीडियो गेम हाथ में लेने के बारे में सोचते हैं, ये विकल्प मार्ग को 2 रास्तों में बांटते हैं। निर्णायक पल आपके ही भविष्य के विकल्प को तय करते हैं। उदाहरण के रूप में देखें तो किसी रेस्तरां में जाना निर्णायक पल हो सकता है, क्योंकि यह तय करता है कि आप लंच में क्या लेने जा रहे हैं। जब आप खाना ऑर्डर करते हैं तो तकनीकी रूप से नियंत्रण में रहते हैं, लेकिन व्यापक रूप से देखा जाए तो आप वही ऑर्डर कर सकते हैं जो मेन्यू में है। यदि आप गौमांस भोजनालय में जा रहे हैं तो आप गाय के पृष्ठभाग या पसली के भीतर के मांसाहार को ही ऑर्डर कर सकते हैं, लेकिन सुशी नहीं। आपके विकल्प जो वहां है उसी में से रहते हैं, वे पहले विकल्प के हिसाब से बनते हैं। आदतें हमें जिस ओर ले जाती हैं हम उस तक सीमित रहते हैं। इसी कारण से निर्णायक पल को पूरे दिन अपने नियंत्रण में रखना बेहद महत्वपूर्ण होता है। दिन में अनेक क्षण होते हैं, लेकिन कुछ ही आदतों के विकल्प होते हैं जो हमारा मार्ग तय करते हैं। ये छोटे विकल्प ही एकत्र होते हैं और एक मार्ग तय करते हैं जिसके अनुसार हम अपना समय बिताते हैं। आदतें प्रवेश का बिंदु हैं, अंतिम बिंदु नहीं। वे कैब हैं, जिम नहीं। 2 मिनट का नियम। यहां तक कि जब आप जानते हैं कि आपको छोटे से शुरुआत करनी चाहिए तो भी बड़े से आरंभ करना आसान रहता है। जब आप किसी बदलाव की सोचते हैं तो निश्चित रूप से उत्साह बढ़ जाता है और आप बहुत कम समय में ज्यादा से ज्यादा की कोशिश करने लगते हैं। इस प्रवृत्ति का प्रतिकार करने का सबसे प्रभावी तरीका जो मुझे पता है वह 2 मिनट के नियम का उपयोग करना है, जिसमें कहा गया है जब आप एक नई आदत शुरू करते हैं तो इसे करने में 2 मिनट से कम का समय लगना चाहिए। आप पाएंगे कि लगभग किसी भी आदत को 2 मिनट के संस्करण में नीचे तक लाया जा सकता है। हर रात बिस्तर पर जाने से पहले पढ़ना, 1 पेज पढ़ना हो जाता है। आधे घंटे योगाभ्यास करना योगा मैट निकालना बन जाता है। कक्षा के लिए पढ़ना मेरे नोट्स खोलना बन जाता है। कपड़े तय करना 1 जोड़ी मोजे तय करना बन जाता है। 3 मील तक दौड़ना दौड़ने के मेरे जूते पहनना बन जाता है। विचार यह है कि आपके लिए आदतों को शुरू करना जितना संभव हो सके उतना आसान बनाया जाए। कोई भी 1 मिनट के लिए ध्यान कर सकता है, एक पृष्ठ पढ़ सकता है या कोई एक कपड़ा तय कर सकता है। और जैसा कि हमने अभी चर्चा की है, यह एक शक्तिशाली रणनीति है, क्योंकि एक बार जब आप सही काम करना शुरू कर देते हैं तो इसे जारी रखना बहुत आसान होता है। एक नई आदत चुनौती की तरह महसूस नहीं होनी चाहिए। इससे उसके बाद वाली क्रियाएं चुनौतीपूर्ण हो सकती हैं, लेकिन पहले 2 मिनट आसान होने चाहिए। आप जो चाहते हैं वह एक गेटवे आदत है जो स्वाभाविक रूप से आपको अधिक उत्पादक मार्ग पर ले जाती है। आप आमतौर पर अपनी गेटवे आदतों का पता लगा सकते हैं जो आपका मार्गदर्शन करेंगी। इसके लिए आप बहुत आसान से बहुत कठिन के पैमाने पर लक्ष्यों का नक्शा तय कर सकते हैं। उदाहरण के लिए मैराथन में दौड़ना बहुत कठिन है, 5000 कदम दौड़ना भी कठिन है, लेकिन 10,000 कदम चलना थोड़ा मुश्किल है और 10 मिनट चलना आसान है। दौड़ने के लिए जूते पहनना बहुत ही आसान है। आपका लक्ष्य मैराथन में दौड़ना हो सकता है, लेकिन आपकी गेटवे आदत जूते पहनना है। इस तरह आप 2 मिनट के नियम का पालन करते हैं। लोगों को अक्सर यह अजीब लगता है कि एक पृष्ठ पढ़ने या 1 मिनट ध्यान लगाने या एक सेल्स कॉल करने के बारे में उनका प्रचार हो, लेकिन बात एक काम की नहीं है। बात प्रदर्शित करने की आदत में महारत हासिल करने की है। सच्चाई यह है कि किसी आदत को सुधारने से पहले उसे स्थापित किया जाना चाहिए। यदि आप प्रदर्शित करने का मूल कौशल नहीं सीख सकते हैं तो आपके बारीक जानकारी हासिल करने की बहुत कम उम्मीद है। शुरू से ही एक सटीक आदत को बनाने की कोशिश करने के बजाय एक अधिक सतत आदत पर आसान काम करें। अनुकूलन करने से पहले आपको मानक बनाने होंगे। जैसे ही आप प्रदर्शित करने की कला में निपुण हो जाते हैं तो पहले 2 मिनट एक बड़ी दिनचर्या की शुरुआत में रस्म बन जाते हैं। यह केवल आदतों को आसान बनाने के लिए नहीं है, बल्कि वास्तव में एक कठिन कौशल में महारत हासिल करने का आदर्श तरीका है। किसी प्रक्रिया की शुरुआत को आप जितनी अधिक रस्मी बना देते हैं उतना ही अधिक संभावना यह बन जाती है कि आप गहरी एकाग्रता की स्थिति में जा सकते हैं जो बड़े काम करने के लिए आवश्यक है। हर वर्कआउट से पहले एक ही तरह का वार्म अप करके आप चरम प्रदर्शन की स्थिति में आना आसान बनाते हैं। एक ही रचनात्मक रस्म का पालन करके आप रचनात्मकता के कठिन काम को आसान बना देते हैं। एक पावर डाउन आदत को सतत रूप से विकसित करके आप प्रत्येक रात उचित समय पर बिस्तर पर आना आसान बना सकते हैं। आप पूरी प्रक्रिया को स्वचालित करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं, लेकिन आप पहली कार्रवाई को ऐसा बना सकते हैं जिसमें कम से कम दिमाग लगे। इसे शुरू करना आसान बनाएं और बाकी सब स्वतः हो जाएगा। 2 मिनट का नियम कुछ लोगों को मजाक जैसा लग सकता है। आप जानते हैं कि वास्तविक लक्ष्य मात्र 2 मिनट से ज्यादा करने का है। हो सकता है कि आपको लगे कि आप खुद को मूर्ख बना रहे हैं,
कोई भी एक पेज पढ़ने या एक पुशअप करने या एक नोट्स लिखने की इच्छा नहीं करता। यदि आप जानेंगे कि यह एक मानसिक उपाय है तो आप क्यों इसको करेंगे? यदि 2 मिनट का नियम थोपा गया लगता है तो यह कोशिश करें। कोई बात 2 मिनट के लिए करें और फिर रुक जाएं। दौड़ने के लिए जाएं लेकिन 2 मिनट के बाद रुकना चाहिए। ध्यान करना शुरू करें लेकिन आपको 2 मिनट के बाद रुकना चाहिए। अरबी का अध्ययन करें लेकिन आपको 2 मिनट के बाद रुकना चाहिए। यह शुरू करने की रणनीति नहीं है, यही पूरी बात है। आपकी आदत केवल 100 और 20 सेकंड चलती है। मेरे एक पाठक ने इस रणनीति का उपयोग 100 पाउंड से अधिक वजन घटाने के लिए किया। शुरुआत में वह हर दिन जिम जाता था, लेकिन उसने खुद को बताया कि उसे 5 मिनट से अधिक नहीं रहने दिया जाता था। वह जिम जाता था, 5 मिनट तक व्यायाम करता था और जैसे ही उसका समय समाप्त होता था वह छोड़ देता था। कुछ हफ्तों के बाद उन्होंने चारों ओर देखा और सोचा, ठीक है, मैं हमेशा यहाँ आ रहा हूँ, मैं थोड़ी देर रहना शुरू कर सकता हूँ। कुछ साल बाद वजन चला गया। जर्नलिंग इसी तरह का एक और उदाहरण है। लगभग हर कोई अपने विचारों को दिमाग से कागज पर उतारने से लाभान्वित हो सकता है, लेकिन ज्यादातर लोग कुछ दिनों के बाद इसे छोड़ देते हैं या पूरी तरह इससे बचते हैं, क्योंकि जर्नलिंग एक काम की तरह लगता है। रहस्य यह है कि हमेशा उस बिंदु से नीचे रहें जहां यह काम महसूस हो। ब्रिटेन के लीडरशिप सलाहकार ग्रेम मैक्यून ने दैनिक लेखन की आदत जितना उन्हें लगता था उससे कम लिखकर विकसित की। वे हमेशा परेशानी की तरह लगने से पहले लिखना बंद कर देते थे। अर्नेस्ट हेमिंग्वे किसी भी तरह के लेखन के लिए इसी तरह की सलाह पर विश्वास करते थे। उन्होंने कहा था, सबसे अच्छा तरीका है कि जब आप अच्छा लिख रहे हो तो हमेशा रुक जाएं। इसी तरह की रणनीतियां एक और कारण से भी काम करती हैं। वे उस पहचान को सुदृढ़ करती हैं जिसे आप बनाना चाहते हैं। यदि आप लगातार 5 दिन जिम में दिखते हैं, चाहे यह सिर्फ 2 मिनट के लिए ही हो, तो आप अपनी नई पहचान के लिए वोट डाल रहे होते हैं। आप शरीर को सही आकार में लाने के बारे में चिंतित नहीं होते हैं। आप उस तरह का व्यक्ति बनने पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो वर्कआउट मिस नहीं करता है। आप वह छोटी से छोटी कार्रवाई कर रहे होते हैं जो उस व्यक्ति के प्रकार की पुष्टि करते हैं जो आप बनना चाहते हैं। हम शायद ही कभी इस तरह से बदलाव के बारे में सोचते हैं, क्योंकि हर कोई अंतिम लक्ष्य से जुड़ा होता है। लेकिन एक पुशअप व्यायाम न करने से बेहतर है। 1 मिनट का गिटार अभ्यास बिल्कुल न करने से बेहतर है। 1 मिनट पढ़ना इससे बेहतर है कि आप कभी किताब हाथ में ना लें। कुछ भी नहीं करने से बेहतर है कि उससे कम करें जितनी आपने अपेक्षा की थी। किसी बिंदु पर एक बार जब आप कोई आदत स्थापित कर लेते हैं और आप प्रत्येक दिन दिखा रहे होते हैं, तो आप 2 मिनट के नियम को एक ऐसी तकनीक के साथ जोड़ सकते हैं जिसे हम आदत को आकार देना कहते हैं, जो आपकी आदत को अंतिम लक्ष्य की ओर ले जाती है। व्यवहार के सबसे छोटे रूप 2 मिनट में महारत हासिल करके शुरुआत करें, फिर एक मध्यवर्ती चरण की ओर प्रस्थान करें और प्रक्रिया को दोहराएं। केवल पहले 2 मिनटों पर ध्यान केंद्रित करना और अगले स्तर पर जाने से पहले उस चरण में माहिर होना। आखिरकार आप उस आदत को बना पाएंगे जिसे आपने मूल रूप से अपने फोकस को बनाए रखते हुए बनाने की उम्मीद की थी। किसी भी बड़े लक्ष्य को 2 मिनट के व्यवहार में बदला जा सकता है। मैं पूरे जीवन स्वस्थ रहना चाहता हूँ, शरीर को सुडौल रखना चाहता हूँ, मुझे व्यायाम करना है, मुझे वर्कआउट के कपड़े पहनने हैं, मैं वैवाहिक जीवन अच्छा करना चाहता हूँ, मैं एक अच्छा साथी बनना चाहता हूँ, मैं अपने साथी का जीवन आसान करने के लिए हर दिन कुछ करूंगा, मुझे अगले हफ्ते के लिए भोजन की योजना बनानी चाहिए। जब भी आप किसी आदत से जुड़े रहना चाहते हैं तो आप 2 मिनट के नियम को अपनाइए। आपकी आदतों को आसान बनाने का यह सरल तरीका है। अध्याय का सार। आदतों को कुछ क्षणों में पूरा कर सकते हैं, लेकिन इसका व्यवहार पर प्रभाव मिनटों या घंटों रहता है। निर्णायक क्षणों में कई आदतें सामने आती हैं। ये विकल्प सड़क पर 2 रास्तों के जैसे हैं। ये या तो आपको उत्पादक दिन की ओर या अनुत्पादक दिन की ओर ले जा सकते हैं। 2 मिनट का नियम बताता है, जब आप नई आदत शुरू करते हैं तो इसे करने में आपको 2 मिनट से कम का समय लगना चाहिए। किसी प्रक्रिया की शुरुआत को आप जितना अधिक रस्मी बना देंगे तो इस बात की संभावना ज्यादा है कि आप गहन एकाग्रता की अवस्था में चले जाएंगे, जो बड़ी चीजों को करने के लिए आवश्यक है। सटीकता से पहले मानक तैयार करें। जो आदत अस्तित्व में ही नहीं है उसे आप सुधार नहीं सकते। चैप्टर 14। अच्छी आदतों को अनिवार्य और बुरी आदतों को असंभव कैसे बनाएं। प्रसिद्ध लेखक विक्टर ह्यूगो 1830 की गर्मियों में एक अजीब असंभव समय सीमा से जूझ रहे थे। 12 महीने पहले फ्रांस के लेखक ह्यूगो ने अपने प्रकाशक से पुस्तक को पूरा करने का वादा किया था, लेकिन लिखने के बजाय उनका समय दूसरे कामों में निकल गया। अतिथि सत्कार और अन्य कामों में उनका काम अटक गया। ह्यूगो के प्रकाशक ने त्रस्त होकर इस बार 6 माह से कम की अवधि में पुस्तक पूर्ण करने को कहा। पुस्तक फरवरी 1831 में पूरी करनी थी।
टालमटोल की अपनी आदत से मुक्त होने के लिए ह्यूगो ने एक अनोखी योजना बना डाली। उन्होंने अपने सारे कपड़े लिए और सहायक से उन्हें एक बड़ी पेटी में बंद करने को कहा। उनके पास एक बड़े शॉल को छोड़कर पहनने के लिए कुछ नहीं था। बाहर जाने के लिए कोई अनुकूल कपड़े न होने के कारण वे अपने अध्ययन कक्ष में लिखते रहे। 1830 की शरद ऋतु और सर्दी में उन्होंने बहुत तेजी से लिखा। 2 हफ्ते पहले 14 जनवरी 1831 को प्रकाशक ने उनकी पुस्तक द हंचबैग ऑफ नोत्रडेम छाप दी। कई बार सफलता अच्छी आदतों को आसान करने से संबंधित नहीं रहती है, बल्कि वह खराब आदतों को कठिन बनाने के बारे में होती है। यह व्यवहार में बदलाव के तीसरे नियम के उलट है, इसे कठिन बनाएं। यदि आप पाते हैं कि आप अपनी योजनाओं का पालन नहीं कर पा रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, तो आप विक्टर ह्यूगो से सीख सकते हैं और खराब आदतों का पालन मुश्किल कर सकते हैं। मनोवैज्ञानिक इसे वचनबद्धता का उपाय कहते हैं। वचनबद्धता का उपाय एक चयन होता है जो आप चुनते हैं ताकि भविष्य में आपकी कुछ गतिविधियों को नियंत्रित कर सकें। यह भविष्य के अपने व्यवहार को सुनिश्चित करने, अच्छी आदतों से जुड़ने और खराब आदतों को रोकने का तरीका है। जब विक्टर ह्यूगो ने कपड़े एक संदूक में बंद करा दिए ताकि वे लिखने पर ध्यान दे सकें, तो वे एक तरह से प्रतिबद्धता का उपाय कर रहे थे। इस तरह का उपाय करने के कई तरीके हैं। आप अधिक खाने की आदत को इस तरह से रोक सकते हैं कि जो पसंद है उसे अधिक लेने के बजाय केवल अपने लिए उस वक्त की जरूरी मात्रा लें। आप स्वेच्छा से स्वयं को कैसीनो और ऑनलाइन पोकर साइट्स पर प्रतिबंधित सूची में जुड़वाकर भविष्य में जुए की आदत से खुद को रोक सकते हैं। मैंने ऐसे एथलीटों के बारे में भी सुना है जो स्पर्धा में चुने जाने के लिए अपना बटुआ घर पर छोड़ जाते हैं ताकि वे जब फास्ट फूड की ओर लालायित हों तो उनके पास खरीदने के लिए पैसा ही नहीं हो। एक और उदाहरण मेरे मित्र और सहयोगी आदत विशेषज्ञ नीर अयाल का है। उन्होंने आउटलेट टाइमर खरीदा। यह एक प्रकार का एडेप्टर है जिसे उन्होंने इंटरनेट राउटर और पावर आउटलेट के बीच में लगा दिया। हर रात 10 बजे आउटलेट टाइमर राउटर को बंद कर देता है। इंटरनेट यदि बंद हो जाता है तो हर व्यक्ति जानता है कि सोने का समय हो गया है। प्रतिबद्धता के उपाय उपयोगी होते हैं क्योंकि वे आपको प्रलोभन का शिकार होने से पहले अच्छे इरादों का लाभ उठाने में सक्षम बनाते हैं। उदाहरण के लिए, जब भी मैं कैलोरी में कटौती करना चाह रहा होता हूँ तो मैं वेटर से अपने भोजन को विभाजित करने के लिए कहता हूँ और भोजन परोसने से पहले खाने के लिए आधा हिस्सा देता हूँ। अगर मैं भोजन के आने तक इंतजार करूंगा और खुद से कहूंगा मैं अभी आधा खाऊंगा तो यह कभी काम नहीं करेगा। मूल बात यह है कि किसी कार्य को इस तरह बदल दीजिए कि अच्छी आदत को छोड़ने के लिए ज्यादा मेहनत की जरूरत हो, उससे ज्यादा मेहनत जो उसे शुरू करने के लिए जरूरी थी। यदि आप सुडौल होने के लिए प्रोत्साहित हो रहे हैं तो एक योग सत्र निर्धारित करें और समय से पहले ही भुगतान कर दें। यदि आप व्यवसाय करने के लिए उत्साहित हो रहे हैं तो आपकी दृष्टि में सम्मानित किसी उद्यमी को ईमेल करें और परामर्श के लिए समय ले लें। जब काम करने का वक्त आएगा तो इससे बचने का एक ही तरीका होगा कि उस मीटिंग को निरस्त कर दें जिसमें प्रयास और पैसा अधिक लग सकता है। प्रतिबद्धता का तरीका इन संभावनाओं को बढ़ाएगा कि आप वर्तमान में बुरी आदतों को कठिन बनाकर भविष्य में सही चीजें करने लगेंगे। हालांकि हम इससे भी बेहतर कर सकते हैं। हम अच्छी आदतों को अनिवार्य और बुरी आदतों को असंभव कर सकते हैं। कैसे आदत को स्वचालित बनाएं और उसके बारे में फिर नहीं सोचें। जॉन हेनरी पैटरसन ओहायो के डेटन में 1844 में पैदा हुए थे। उन्होंने अपना बचपन पारिवारिक खेत में काम करने और अपने पिता के आरागार में काम करने में बिताया। डार्टमाउथ में कॉलेज की शिक्षा लेने के बाद पैटरसन ओहायो लौट आए और कोयला खानिकों के लिए एक छोटा सा आपूर्ति स्टोर खोला। यह एक अच्छे अवसर की तरह लग रहा था। स्टोर ने थोड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना किया और ग्राहकों के स्थिर प्रवाह का आनंद लिया, लेकिन फिर भी पैसा बचाने के लिए संघर्ष किया। इसके बाद पैटरसन को पता चला कि उसके कर्मचारी चोरी कर रहे थे। 1800 के मध्य में कर्मचारियों द्वारा चोरी आम समस्या थी। प्राप्तियों को एक खुली दराज में रख दिया जाता था जिसे आसानी से बदला जा सकता था या निकाला जा सकता था। व्यवहार की समीक्षा के लिए कोई वीडियो कैमरा नहीं था और लेनदेन को ट्रैक करने के लिए कोई सॉफ्टवेयर नहीं था। यदि आप दिन के हर मिनट अपने कर्मचारियों पर निगाह रखने के लिए तैयार नहीं थे या सभी लेनदेन का प्रबंधन स्वयं करने के लिए तैयार नहीं थे तो चोरी को रोकना मुश्किल था। परेशानी में घिरे पैटरसन ने एक दिन एक विज्ञापन ब्रिटिश इनकर पिप्टल कैशियर देखा। इसको डेटन के रहने वाले जेम्स सिटी ने तैयार किया था, जो पहला कैश रजिस्टर था। यह मशीन हर लेनदेन के पश्चात अपने आप नकद और उसकी रसीद भीतर बंद कर देती थी। पैटरसन ने $50 देकर 2 मशीनें खरीदी। उनके स्टोर पर चोरी रातों रात ही रुक गई। अगले 6 माह में पैटरसन का व्यवसाय नुकसान की स्थिति से उठकर $5000 के मुनाफे में तब्दील हो चुका था। यह आज के $1,00,000 के बराबर है। उस मशीन से कारोबार के हालात बदल जाने पर पैटरसन बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने रीटी के आविष्कार के अधिकार ले लिए और नेशनल कैश रजिस्टर कंपनी शुरू कर दी।
10 वर्ष में नेशनल कैश रजिस्टर में 1000 लोग काम करने लगे और यह अपने समय के सबसे सफल व्यवसायों में से एक था। किसी बुरी आदत को समाप्त करने का सबसे अच्छा उपाय है कि इसे अव्यावहारिक बना दो। इसमें इतने अवरोध पैदा कर दो कि आपके पास इसे करने का विकल्प ही नहीं रहे। कैश रजिस्टर की उत्कृष्टता यही थी कि इसने नैतिक व्यवहार को स्वचालित कर दिया और चोरी को व्यवहारिक रूप से असंभव कर दिया। कर्मचारी को बदलने के बजाय इसने उपयुक्त व्यवहार को स्वचालित कर दिया। कुछ कार्य जैसे कैश रजिस्टर लगाना बार बार लाभ देते हैं। इस तरह के एक बार के विकल्पों में अल्प प्रयास लगते हैं, लेकिन इससे समय के साथ उनका मूल्य बढ़ जाता है। मैं इस विचार से प्रभावित हूं कि एक बार के विकल्प से बार बार रिटर्न मिलते हैं और मैंने अपने पाठकों में सर्वे किया है कि उनके किसी एक बार के काम से कोई लंबे समय की अच्छी आदत बन गई। जब आप अपने जीवन को जितना संभव हो उतना स्वचालित कर देते हैं तो आप अपने प्रयासों को उन मशीनों पर खर्च कर सकते हैं जो अब तक नहीं कर सकते थे। तकनीक के अधिकार को सौंपी जाने वाली प्रत्येक आदत विकास के अगले चरण के लिए जरूरी समय और ऊर्जा को मुक्त करती है। जैसा कि गणितज्ञ और दार्शनिक एल्फ्रेड नॉर्थ व्हाइटहेड ने लिखा है, सभ्यता उन कार्यों का विस्तार करके आगे बढ़ती है जिन्हें हम बिना सोचे ही कर सकते हैं। बेशक तकनीक की शक्ति हमारे खिलाफ भी काम कर सकती है। लगातार टीवी या मोबाइल देखना एक आदत बन जाती है क्योंकि आपको स्क्रीन को देखने से रोकने के लिए अधिक प्रयास करना पड़ता है। अगले एपिसोड के लिए बटन दबाने के बजाय नेटफ्लिक्स या यूट्यूब आपके लिए इसे ऑटो प्ले करेंगे। आपको बस इतना करना है कि अपनी आंखें खुली रखें। तकनीक सुविधा का एक स्तर बनाती है जो आपको अपनी छोटी से छोटी सनक और इच्छाओं पर कार्रवाई करने में सक्षम बनाती है। भूख के मात्र संकेत पर आप अपने दरवाजे पर भोजन मंगवा सकते हैं। निरस्ता के मामूली संकेत पर आप सोशल मीडिया के विशाल संसार में खो सकते हैं। जब आपकी इच्छाओं पर कार्रवाई करने के लिए आवश्यक प्रयास प्रभावी रूप से शून्य हो जाता है तो आप इस समय जो भी आवेग पैदा होता है उसमें खुद को फिसलते हुए पा सकते हैं। स्वचालन का नकारात्मक पक्ष यह है कि हम कठिन काम के लिए समय निकालने के बजाय एक आसान कार्य से दूसरे आसान कार्य में कूदते चले जाते हैं। अंततः ज्यादा पुरस्कृत काम करने के लिए भी समय नहीं निकालते। मैं अक्सर किसी भी समय खुद को सोशल मीडिया के प्रति आकर्षक पाता हूँ। अगर मैं 1 सेकंड के कुछ अंश के लिए ऊब महसूस करता हूँ तो मैं अपना फोन उठा लेता हूँ। इन छोटी मोटी गड़बड़ियों को सिर्फ एक ब्रेक लेना के रूप में कहना आसान होता है, लेकिन समय के साथ वे गंभीर मुद्दे बन सकते हैं। सिर्फ 1 मिनट के निरंतर आकर्षण मुझे परिणाम हासिल करने से रोक सकते हैं। मैं अकेला नहीं हूँ। औसत व्यक्ति प्रतिदिन 2 घंटे सोशल मीडिया पर खर्च करता है। आप प्रति वर्ष 600 घंटे अतिरिक्त में क्या कर सकते हैं? जिस वर्ष मैं इस पुस्तक को लिख रहा था तब मैंने एक नई समय प्रबंधन रणनीति के साथ प्रयोग किया। प्रत्येक सोमवार को मेरी सहायक मेरे सभी सोशल मीडिया अकाउंट्स पर पासवर्ड रीसेट कर देती थी, जिससे मैं प्रत्येक डिवाइस पर लॉग आउट हो जाता था। पूरे सप्ताह मैं व्यवधान के बिना काम करता था। शुक्रवार को वह मुझे नए पासवर्ड भेज देती थी। मेरे पास सोशल मीडिया का आनंद लेने के लिए पूरा वीकेंड होता था। सोमवार सुबह वह फिर पासवर्ड रीसेट कर देती। यदि आपके पास सहायक नहीं है तो एक मित्र या परिवार के सदस्य के साथ टीम बनाएं और प्रत्येक सप्ताह एक दूसरे के पासवर्ड रीसेट करें। सबसे बड़े आश्चर्यों में से एक बात यह थी कि जल्दी ही मैं कैसे उसके अनुरूप ढल गया था। सोशल मीडिया से खुद को बाहर करने के पहले हफ्ते के भीतर मुझे महसूस हुआ कि मुझे इसे लगभग उतनी बार चेक करने की आवश्यकता नहीं है जितनी बार मैं करता था। मुझे निश्चित रूप से प्रत्येक दिन इसकी आवश्यकता नहीं थी। यह इतना आसान था कि डिफॉल्ट आदत बन गई। एक बार जब मेरी बुरी आदत असंभव हो गई तो मुझे पता चला कि मेरे पास वास्तव में अधिक सार्थक कार्यों को करने की प्रेरणा थी। जब मैंने अपने वातावरण से मानसिक कैंडी को हटा दिया तो स्वस्थ चीजें खाना बहुत आसान हो गया था। आपके पक्ष में काम करते समय स्वचालन आपकी अच्छी आदतों को अपरिहार्य और बुरी आदतों को असंभव बना सकता है। यह किसी क्षण इच्छा शक्ति पर भरोसा करने के बजाय भविष्य के व्यवहार को सुनिश्चित करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका है। प्रतिबद्धता के उपायों, एक बार के रणनीतिक निर्णयों और तकनीक का उपयोग करके आप अपरिहार्यता का वातावरण बना सकते हैं, यानी एक ऐसी जगह जहां अच्छी आदतें सिर्फ एक परिणाम नहीं होती जिनकी आप उम्मीद करते हैं, बल्कि ऐसे परिणाम होती है जिनकी वास्तव में गारंटी होती है। अध्याय का सार। व्यवहार बदलने के तीसरे नियम का उलट है, इसे कठिन बनाएं। प्रतिबद्धता का उपाय एक विकल्प है जिसे वर्तमान में अपनाया जाए तो भविष्य में बेहतर व्यवहार सुनिश्चित होगा। भावी व्यवहार को सुनिश्चित करने का सर्वश्रेष्ठ उपाय यह है कि आपकी आदतों को स्वचालित किया जाए। एक बार के विकल्प जैसे बेहतर मैट्रेस खरीदना, ऑटोमेटिक सेविंग प्लान में पंजीयन कराना आदि एक बार के कार्य है जो आपकी भावी आदतों को स्वचालित रूप से होने देते हैं और समय पर बढ़ा हुआ प्रतिफल देने लगते हैं। अपनी आदतों को स्वचालित बनाने के लिए तकनीक का उपयोग करना सही व्यवहार की गारंटी का सबसे विश्वसनीय और प्रभावी तरीका है। चैप्टर 15 व्यवहार बदलने के आधारभूत नियम।
बात 1990 के दशक के उत्तरार्ध की है। स्टीफन लूबी नामक सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता ने नेब्रास्का में अपने गृह नगर ओमाहा को छोड़ दिया और कराची पाकिस्तान के लिए एक तरफा टिकट खरीद लिया। कराची दुनिया में सबसे अधिक जनसंख्या वाले शहरों में से एक था। 1998 तक 90 लाख से अधिक लोग यहाँ रहते थे। यह पाकिस्तान का आर्थिक केंद्र और परिवहन हब था, जिसमें कुछ सबसे ज्यादा चहल पहल वाले हवाई अड्डे और बंदरगाह थे। शहर के वाणिज्यिक हिस्सों में आप शहरी मानकों की सभी सुविधाएं और शहर की सड़कों पर हलचल देख सकते थे, लेकिन कराची दुनिया के सबसे कम रहने योग्य शहरों में से था। कराची के 60% से अधिक निवासी अवैध बस्तियों और झुग्गियों में रहते थे। ये घनी बस्तियां पुराने तख्तों, सिंडर ब्लॉक्स और अन्य छोड़ी गई सामग्रियों से बने अस्थायी घरों से भरी पड़ी थी। न कूड़ा हटाने की व्यवस्था थी, न बिजली का कोई ग्रिड था, न साफ पानी की आपूर्ति। जब बरसात नहीं होती थी तो सड़कों पर धूल और कचरा फैला रहता था। बरसात होने पर वे सीवेज के गंदे गड्ढे बन जाते थे। स्थिर पानी के फूल में मच्छर पनपते थे और बच्चे कचरे के बीच खेलते थे। गंदगी के हालात ने बड़े पैमाने पर बीमारियों और रोगों को जन्म दिया। दूषित जल स्रोतों से दस्त, उल्टी और पेट में दर्द की महामारियां हुई। वहां रहने वाले लगभग 1/3 बच्चे कुपोषित थे। इतने सारे लोगों के एक साथ बहुत कम स्थान पर होने से वायरस और बैक्टीरिया का संक्रमण तेजी से फैलता था। यह सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट था जो स्टीफन लूबी को पाकिस्तान खींच लाया था। लूबी और उनकी टीम ने महसूस किया कि खराब स्वच्छता वाले वातावरण में हाथ धोने की सरल आदत निवासियों के स्वास्थ्य में वास्तविक अंतर ला सकती है, लेकिन उन्हें जल्द ही पता चला कि बहुत से लोग पहले से ही जानते थे कि हैंड वॉशिंग महत्वपूर्ण है। इसकी जानकारी होने के बावजूद कई रहवासी अव्यवस्थित तरीके से हाथ धोते थे। कुछ लोग तो बस पानी के नीचे हाथ रखकर जल्दी से धो लेते थे, अन्य केवल एक ही हाथ धोते थे। कई लोग भोजन पकाने से पहले हाथ धोना ही भूल जाते थे। हर व्यक्ति ने कहा कि हाथ धोना महत्वपूर्ण है, लेकिन कुछ ही लोगों ने इसे आदत बना रखा था। यहाँ जानकारी न होना समस्या नहीं थी, समस्या उसकी निरंतरता थी। लूबी ने प्रॉक्टर एंड गैम्बल के साथ भागीदारी करके कुछ लोगों को सेफगार्ड सोप दिए, जो सामान्य सोप की तुलना में ज्यादा आनंददायक अनुभव देते थे। पाकिस्तान में सेफगार्ड एक प्रीमियम साबुन था, लूबी ने बताया। अध्ययन में शामिल लोगों ने आमतौर पर उल्लेख किया कि उन्हें यह कितना पसंद आया। साबुन में आसानी से झाग आ जाता था और लोग अपने हाथ झाग से धो सकते थे। इसकी गंध बहुत अच्छी थी। इससे तुरंत हैंड वॉशिंग थोड़ा और अधिक आनंददायक हो गया। लूबी ने कहा, मैं हाथ धोने को व्यवहार परिवर्तन के लक्ष्य के रूप में नहीं बल्कि आदत अपनाने के रूप में देखता हूँ। लोगों के लिए अपेक्षाकृत उस उत्पाद को अपनाना बहुत आसान होता है जो सुदृढ़ सकारात्मक संवेदी संकेत प्रदान करता है। उदाहरण के लिए टूथपेस्ट में पेपरमिंट का स्वाद। इसकी तुलना में ऐसी आदत को अपनाना मुश्किल होता है जो कोई सुखद संवेदी प्रतिक्रिया प्रदान नहीं करती है, जैसे दांत को धागों से साफ करना। प्रॉक्टर एंड गैम्बल की मार्केटिंग टीम ने हैंड वॉशिंग को सकारात्मक अनुभव बनाने की कोशिश करने के बारे में बात की। कुछ महीने में ही अध्ययन करने वालों को बच्चों की सेहत में एकदम बदलाव दिखा। डायरिया 52% कम हो गया और निमोनिया 48% घटा। बैक्टीरिया से होने वाला त्वचा का संक्रमण इम्पेटिगो 35% तक घट गया। दीर्घावधि प्रभाव और भी जोरदार रहे। लूबी ने बताया कि हम फिर से 6 वर्षों बाद कराची के उन्हीं परिवारों में गए। करीब 95% परिवारों में जिन्हें साबुन फ्री में हाथ धोने के लिए दिए गए थे, उनके यहाँ साबुन के साथ वॉशिंग स्टेशन था। 5 वर्ष तक उन्हें साबुन नहीं दिया गया था, लेकिन प्रयोग में देखा गया कि वे हाथ धोने की आदत डाल चुके हैं। उन्होंने इसे बनाए रखा था। व्यवहार में बदलाव के चौथे नियम इसे संतोषप्रद बनाए की यह सशक्त मिसाल थी। जब अनुभव संतोषप्रद होता है तो इस बात की संभावना ज्यादा होती है कि हम व्यवहार को दोहराएंगे। यह पूरी तरह से तार्किक है। छोटे से छोटा सुखद एहसास, जैसे किसी ऐसे साबुन से हाथ धोना जिसकी न केवल गंध अच्छी हो बल्कि उसमें झाग भी ज्यादा बनता हो, दरअसल यह ऐसे संकेत होते हैं जो दिमाग को बताते हैं अच्छा महसूस होता है, इसे फिर करो। आनंद आपके दिमाग को सिखाता है कि कोई व्यवहार याद रखने और दोहराने के योग्य है। च्युइंगम को 18वीं सदी से बेचा जा रहा है, लेकिन 1891 में जब रिगले ने इसे लॉन्च किया तो दुनिया भर में इसकी आदत बन गई। पुरानी च्युइंगम ब्लेड रेसिन एक प्रकार के बेस्वाद पदार्थ से बनते थे, जिसे चबाया तो जा सकता था लेकिन स्वादिष्ट नहीं था। रिगले ने इस उद्योग में क्रांति ला दी। उन्होंने स्पीयरमिंट और जूसी फ्रूट के फ्लेवर मिलाए, जिसने उत्पाद को फ्लेवर से भर दिया और उपयोग करने में मजा आने लगा। फिर वे एक कदम आगे बढ़े और उन्होंने इसे मुंह साफ करने के लिए बनाया। विज्ञापनों में लोगों को बताया गया, अपने स्वाद को रिफ्रेश करो। स्वादिष्ट स्वाद और ताज़ा मुंह के एहसास ने तत्काल कंपनी को सुदृढ़ बनाने के अवसर प्रदान किए और उत्पाद का उपयोग संतोषजनक बना दिया। खपत आसमान छू गई और रिगले दुनिया की सबसे बड़ी च्युइंगम कंपनी बन गई। टूथपेस्ट का मामला भी ऐसा ही था। निर्माताओं को तब बड़ी सफलता मिली जब उन्होंने अपने उत्पादों में स्पीयरमिंट, पेपरमिंट और दालचीनी जैसे स्वाद जोड़े। ये स्वाद टूथपेस्ट की प्रभावशीलता में सुधार नहीं करते हैं, वे बस साफ मुंह का एहसास कराते हैं।
और अपने दांतों को ब्रश करने के अनुभव को अधिक सुखदायक बनाते हैं। मेरी पत्नी ने वास्तव में सेंसोडाइन का उपयोग करना बंद कर दिया क्योंकि उसे बात का स्वाद पसंद नहीं था। वह पेपरमिंट के शानदार स्वाद वाले एक ब्रांड का उपयोग करने लगी जो अधिक संतोषजनक साबित हुआ। इसके विपरीत यदि कोई अनुभव संतोषजनक नहीं है तो हमारे पास इसे दोहराने का कोई कारण नहीं होता। अपने शोध में मैंने एक ऐसी महिला की कहानी सुनी जिसका एक रिश्तेदार आत्ममुग्ध था जो उसे परेशान करके रख देता था। अहंकार में डूबे इस रिश्तेदार के साथ कम समय बिताने के प्रयास में यह महिला उस वक्त सुस्त और उबाऊ होने का अभिनय करती थी जब वह रिश्तेदार आसपास होता था। कुछ मुलाकातों में ही रिश्तेदार ने उस महिला से बचना शुरू कर दिया क्योंकि उसने उसे बहुत निर्लिप्त पाया। ये कहानियां व्यवहार में बदलाव के आधारभूत नियम, जहां फायदा होता है वहीं दोहराव होता है, का अच्छा उदाहरण है। जिस पर दंड मिलता है उससे बचा जाता है। भविष्य में आपको क्या करना है यह आप इस आधार पर सीखते हैं कि पूर्व में क्या करने पर पुरस्कार मिला था या फिर क्या करने पर दंड मिला था। सकारात्मक भावनाएं आदत बनाती हैं, नकारात्मक भावनाएं उन्हें नष्ट कर देती हैं। व्यवहार में बदलाव के पहले 3 उपाय इसे स्पष्ट बनाएं, इसे आकर्षक बनाएं और इसे आसान बनाएं इस बात की संभावनाओं को बढ़ाते हैं कि व्यवहार इस बार प्रदर्शित होगा। व्यवहार में बदलाव का चौथा नियम, इसे संतोषप्रद बनाएं, ऐसी स्थिति बनाता है कि व्यवहार अगली बार दोहराया जाएगा। यह आदत के लूप को पूरा करता है, लेकिन इसमें एक कठिनाई है। हम किसी प्रकार के संतोष की ओर नहीं देख रहे हैं, हम तत्काल संतोष चाहते हैं। तत्कालिक और विलंबित पुरस्कारों में असंतुलन। कल्पना कीजिए कि आप अफ्रीका के मैदानों में घूमने वाले जानवर हैं, जैसे जिराफ या हाथी या शेर। किसी भी दिन आपके अधिकांश निर्णयों का तत्काल प्रभाव पड़ता है। आप हमेशा इस बारे में सोच रहे होते हैं कि क्या खाएं या कहां सोएं या परभक्षी से कैसे बचें। आप लगातार वर्तमान या बहुत निकट भविष्य पर ध्यान केंद्रित कर रहे होते हैं। आप ऐसे माहौल में रह रहे होते हैं जिसे वैज्ञानिक तत्काल रिटर्न का माहौल कहते हैं, क्योंकि आपके कार्य तुरंत, स्पष्ट और तत्काल परिणाम देते हैं। अब आप अपने मानव स्व में लौटें। आधुनिक समाज में आज आपके द्वारा उठाए गए कई विकल्प आपको तुरंत लाभ नहीं देंगे। यदि आप ऑफिस में अच्छा काम करते हैं तो आपको कुछ हफ्तों में वेतन मिलेगा। यदि आप आज व्यायाम करते हैं तो शायद आप अगले वर्ष अधिक वजन वाले नहीं होंगे। यदि आप अभी पैसा बचाते हैं तो शायद अब से दशकों बाद सेवानिवृत्ति पर आपके पास पर्याप्त धनराशि होगी। आप ऐसे माहौल में रहते हैं जिसे वैज्ञानिक विलंबित रिटर्न वाला वातावरण कहते हैं, क्योंकि इच्छित परिणामों से पहले आप वर्षों तक काम करते हैं। मानव का दिमाग विलंबित वातावरण में जीवन के लिए विकसित नहीं हुआ। आधुनिक मनुष्यों के प्राचीनतम अवशेष, जिन्हें होमो सेपियंस के रूप में जाना जाता है, लगभग 200,000 वर्ष पुराने हैं। ये पहले इंसान थे जिनका दिमाग अपेक्षाकृत हमारे जैसा था। विशेष रूप से मस्तिष्क के सबसे नए हिस्से और भाषा जैसे उच्च कार्यों के लिए जिम्मेदार हिस्से, न्यूरोकॉर्टेक्स का आकार आज से 2 लाख साल पहले भी वैसा ही था जैसा आज है। आप अपने पाषाणकालीन पूर्वजों के समान हार्डवेयर के साथ घूम रहे हैं। मात्र 500 वर्ष पहले या उसके आसपास समाज विलंबित रिटर्न के माहौल की ओर बढ़ गया। दिमाग की आयु की तुलना में आधुनिक समाज नया है। पिछले 100 वर्ष में हमने कार, विमान, टीवी, पर्सनल कंप्यूटर, इंटरनेट, स्मार्टफोन और बियॉन्से के उदय को देखा। हाल ही के वर्षों में दुनिया में बहुत बदलाव आया है, लेकिन मानवीय स्वभाव बहुत कम बदला है। अफ्रीकी घास के मैदानों में अन्य जानवरों के समान हमारे पूर्वज ने भी गंभीर खतरों को जवाब देते हुए दिन बिताए, जैसे अगले वक्त का भोजन जुटाना और तूफान से बचने के लिए आश्रय खोजना। यहाँ तत्काल संतुष्टि को ज्यादा महत्व देने का मूल्य समझ में आता था, दूर भविष्य का कम महत्व था, और तत्काल रिटर्न के माहौल में हजारों पीढ़ियों के बाद हमारे दिमाग लंबी अवधि के बजाय त्वरित लाभ पसंद करने के लिए विकसित हुए। व्यवहार के अर्थशास्त्री इस प्रवृत्ति को समय की असंगतता बताते हैं। इसका मतलब वह है जिस तरीके से आपका मस्तिष्क हर वक्त असंगत तरह से पुरस्कारों का मूल्यांकन करता रहता है। आमतौर पर यह प्रवृत्ति हमें अच्छी लगती है। एक पुरस्कार जो अभी निश्चित है उसका आमतौर पर उससे अधिक मूल्य होता है जो कि सिर्फ भविष्य में संभव है। लेकिन कभी कभी तत्काल संतुष्टि की ओर हमारा पूर्वाग्रह भी समस्याओं का कारण बनता है। कोई व्यक्ति धूम्रपान क्यों करता है जबकि लोगों को पता होता है कि यह फेफड़ों के कैंसर का खतरा बढ़ाता है? कोई क्यों ज्यादा खाता है जबकि लोग जानते हैं कि यह मोटापे के जोखिम को बढ़ाता है? कोई क्यों असुरक्षित यौन संबंध स्थापित करता है जबकि लोग जानते हैं कि इसका परिणाम यौन संचारित रोग हो सकता है? एक बार जब आप समझ जाते हैं कि दिमाग पुरस्कारों को कैसे प्राथमिकता देता है तो उत्तर स्पष्ट हो जाते हैं। बुरी आदतों के परिणाम में देरी होती है जबकि पुरस्कार तत्काल मिलते हैं। धूम्रपान 10 वर्षों में आपकी जान ले सकता है, लेकिन यह तनाव को कम करता है और अभी आपकी निकोटीन की लालसा को कम करता है। लंबे समय में ज्यादा खाना हानिकारक है, लेकिन इस क्षण तो भूख लगी है। सेक्स, सुरक्षित या असुरक्षित, तुरंत खुशी प्रदान करता है। रोग और संक्रमण दिन या सप्ताह, यहाँ तक कि वर्षों तक दिखाई नहीं देते।
समय के साथ हर आदत एक साथ कई परिणामों को जन्म देती है। दुर्भाग्य से इन परिणामों को अक्सर गलत पंक्तिबद्ध किया जाता है। हमारी बुरी आदतों के तत्काल परिणाम आमतौर पर अच्छा एहसास कराते हैं, लेकिन अंतिम परिणाम बुरा एहसास कराते हैं। अच्छी आदतों के साथ यह उल्टा होता है। तत्कालिक परिणाम आनंददायक नहीं होते हैं, लेकिन अंतिम परिणाम अच्छा एहसास कराते हैं। फ्रांसीसी अर्थशास्त्री फ्रेडरिक बास्तियात ने समस्या को स्पष्ट रूप से समझाया। उन्होंने लिखा, यह लगभग हमेशा होता है कि जब तत्काल परिणाम अनुकूल होता है तो बाद के परिणाम विनाशकारी होते हैं, और इसके विपरीत भी होता है। अक्सर एक आदत का पहला फल जितना मीठा होता है उतना ही कड़वा इसके बाद के फल होते हैं। दूसरे शब्दों में, अच्छी आदतों की कीमत वर्तमान में निहित होती है, बुरी आदतों की कीमत भविष्य में छिपी होती है। वर्तमान क्षण को प्राथमिकता देने की दिमाग की प्रवृत्ति का मतलब है कि आप अच्छे इरादों पर भरोसा नहीं कर सकते। जब आप वजन कम करने, एक किताब लिखने या एक भाषा सीखने की योजना बनाते हैं तो आप वास्तव में अपने भविष्य के लिए योजनाएं बना रहे होते हैं। और जब आप कल्पना करते हैं कि आप क्या चाहते हैं कि आपका जीवन कैसा हो, तो दीर्घकालिक लाभ के साथ कार्रवाई करने में मूल्य देखना आसान होता है। हम सभी भविष्य में खुद के लिए बेहतर जीवन चाहते हैं। हालांकि जब निर्णय का क्षण आता है तो तत्कालिक संतुष्टि आमतौर पर जीत जाती है। अब आप स्वयं के भविष्य के लिए कोई विकल्प नहीं चुन रहे होते हैं जो शारीरिक रूप से ज्यादा फिट या अमीर या खुश होने का सपना देखता है। आप अपने वर्तमान के लिए विकल्प चुन रहे होते हैं जो पूर्णता, भरपूर लाड़ प्यार और मनोरंजन चाहता है। सामान्य नियम यह है कि एक क्रिया से जितना अधिक सुख मिलता है उतनी ही दृढ़ता से आपको यह सवाल करना चाहिए कि क्या यह आपके दीर्घकालिक लक्ष्यों के अनुरूप है। इस बात को पूरी तरह से समझने के लिए कि हमारे दिमाग द्वारा कुछ व्यवहारों को दोहराने और दूसरे से बचने का क्या कारण है, आइए व्यवहार परिवर्तन के आधारभूत नियम को अपडेट करें। जिसे तत्काल पुरस्कृत किया जाता है उसे दोहराया जाता है, जिसे तत्काल दंडित किया जाता है उससे बचा जाता है। तत्कालिक संतुष्टि के लिए हमारी प्राथमिकता सफलता के बारे में एक महत्वपूर्ण सच्चाई को उजागर करती है। हमारे दिमाग इस तरह बने होते हैं कि ज्यादातर लोग संतोष के त्वरित लक्ष्य का पीछा करते हुए पूरा दिन बिताते हैं। जिस मार्ग पर सबसे कम यात्रा की गई होती है वह विलंबित संतुष्टि का मार्ग होता है। यदि आप पुरस्कारों की प्रतीक्षा करने की इच्छा शक्ति रखते हैं तो आप कम प्रतिस्पर्धा का सामना करेंगे और अक्सर आपको बड़ा लाभ होगा। जैसा कि कहा जाता है कि सफर के अंतिम मील पर हमेशा सबसे कम भीड़ होती है। शोध ने भी सटीक रूप से यही दर्शाया है। जो लोग संतुष्टि को विलंबित करने में बेहतर होते हैं उनमें उच्च एसिटी स्कोर होता है, मादक द्रव्यों के सेवन का स्तर कम होता है, मोटापे की कम संभावना होती है, वे तनाव के प्रति बेहतर प्रतिक्रिया करते हैं और उनमें बेहतर सामाजिक कौशल होते हैं। इन सभी को हम अपने जीवन में घटित होते देखते हैं। यदि आप टेलीविजन देखने में देरी करते हैं और अपना होमवर्क पूरा कर लेते हैं तो आप आमतौर पर अधिक सीखेंगे और बेहतर ग्रेड प्राप्त करेंगे। यदि आप स्टोर पर मिठाई और चिप्स नहीं खरीदते हैं तो आप घर लौटने पर अक्सर सेहतमंद खाना खा लेते हैं। कुछ बिंदु पर लगभग हर क्षेत्र में सफलता के लिए आपको विलंबित पुरस्कार के पक्ष में तत्कालिक पुरस्कार की उपेक्षा करनी पड़ती है। यहाँ समस्या है, ज्यादातर लोग जानते हैं कि संतुष्टि में देरी करना बुद्धिमानी से भरा दृष्टिकोण है। वे अच्छी आदतों के लाभ चाहते हैं, वे स्वस्थ रहना चाहते हैं, उत्पादक होना चाहते हैं, शांति से रहना चाहते हैं, लेकिन इन परिणामों को शायद ही वे कभी निर्णायक क्षणों में अपने दिमाग में शीर्ष पर रखते हैं। शुक्र है, तृप्ति में देरी के लिए खुद को प्रशिक्षित करना संभव है, लेकिन आपको मानव की प्रकृति के अनुरूप काम करने की आवश्यकता है, इसके खिलाफ नहीं। ऐसा करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि उन आदतों में थोड़ा सा तत्कालिक आनंद डालें जो लंबे समय में लाभ देती हैं, और उन आदतों के साथ थोड़ा तत्कालिक दर्द जोड़ दें जो लंबे समय में लाभ नहीं देती हैं। तत्कालिक सुख को किस तरह लाभ में बदलें। कोई आदत आपसे जुड़ी रहे, इसमें महत्वपूर्ण बात यह होनी चाहिए कि आपको सफलता का एहसास हो, भले ही यह सूक्ष्म रूप में हो। सफलता की भावना इस बात का संकेत है कि आपकी आदत लाभप्रद रही है और यह काम प्रयास के लायक था। एक आदर्श दुनिया में एक अच्छी आदत का पुरस्कार आदत ही होती है। वास्तविक दुनिया में अच्छी आदतें तभी सार्थक होती हैं जब वे आपको कुछ प्रदान करती हैं। शुरू में यह सब त्याग ही होता है। आप कुछ समय के लिए जिम गए हैं, लेकिन आप ज्यादा मजबूत या फिट या तेज नहीं होते हैं, कम से कम किसी भी उल्लेखनीय अर्थ में तो नहीं। कुछ महीनों बाद ही जब आपका वजन कुछ पाउंड घटता है या आपकी भुजाएं कुछ परिभाषित होती हैं तो यह आसान हो जाता है कि आप व्यायाम करें। शुरुआत में सही रास्ते पर रहने के लिए एक कारण की आवश्यकता होती है। यही कारण है कि तात्कालिक पुरस्कार जरूरी होते हैं। विलंबित पुरस्कार पृष्ठभूमि में एकत्र होने के दौरान आपको उत्साहित रखते हैं। हम वास्तव में यहाँ यह बात कर रहे हैं कि जब हम तत्कालिक पुरस्कारों की चर्चा करते हैं तो इसका मतलब व्यवहार का अंत होता है। किसी भी अनुभव का अंत महत्वपूर्ण होता है
क्योंकि हम इसे अन्य चरणों की तुलना में अधिक याद रखते हैं। आप अपनी आदत का समापन संतोषजनक चाहते हैं। सबसे अच्छा नजरिया सुदृढ़ीकरण का उपयोग करना होता है, जो व्यवहार की दर को बढ़ाने के लिए तत्कालिक पुरस्कार का उपयोग करने की प्रक्रिया को संदर्भित करता है। आदत को क्रमबद्ध करना, जिसे हमने अध्याय 5 में शामिल किया था, आपकी आदत को तात्कालिक संकेत के साथ जोड़ देता है, जो यह स्पष्ट करता है कि आदत कब शुरू करनी है। सुदृढ़ीकरण आपकी आदत को तत्कालिक पुरस्कार से जोड़ देता है, जो इसे समाप्ति तक संतोषजनक बना देता है। परिहार की आदतों से निपटने में तत्कालिक सुदृढ़ीकरण विशेष रूप से सहायक होता है। ये ऐसे व्यवहार होते हैं जिन्हें आप करना बंद करना चाहते हैं। इस महीने कोई फालतू खरीदारी नहीं या कोई शराब नहीं जैसी आदतों से जुड़े रहना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, क्योंकि जब आप शराब पीने के सुखद घंटे छोड़ते हैं या जूते की कोई जोड़ी नहीं खरीदते हैं तो कुछ नहीं होता। जब कोई कार्यवाही ना हो तो संतुष्ट महसूस करना कठिन हो सकता है। आप जो कुछ भी कर रहे होते हैं वह प्रलोभन का प्रतिरोध ही होता है और इसके बारे में बहुत संतोषजनक जैसी कोई बात नहीं है। एक हल यह है कि हालात को सिरे से ही बदल दिया जाए। आप परिहार के दृष्टिगोचर बनना चाहते हैं। एक बचत खाता खोलिए और इसे कोई भी नाम दे दें जो आप चाहते हो, जैसे लेदर जैकेट। जब भी आप खरीदी को टालें तो उतनी ही राशि इस खाते में डालते जाइए। सुबह जो कॉफी पीते हैं उसे बंद कर दीजिए। नेटफ्लिक्स भी अगले महीने के लिए टाल दीजिए। $10 निकालिए। यह खुद के लिए निष्ठा का प्रोग्राम तैयार करने जैसा है। तत्कालिक पुरस्कार यह है कि आपने अपनी ही जैकेट के लिए पैसा बचा लिया। आपको अधिक चीजों के लिए वंचित भी नहीं रहना पड़ा। आप कुछ नहीं करने के लिए इसे संतोषप्रद बना रहे हैं। मेरे पाठक और उनकी पत्नी ने यही उपाय अपनाया। उन्होंने बाहर खाना बंद करके घर पर ही मिलकर खाना बनाना शुरू किया। उन्होंने अपने बचत खाते को ट्रिप टू यूरोप नाम दिया। जब भी वे बाहर खाना खाने नहीं जाते थे तब वे $50 खाते में डाल देते थे। उन्होंने वर्ष के अंत तक अवकाश के लिए पैसा बचा लिया। ध्यान देने योग्य बात यह है कि उन अल्पकालिक पुरस्कारों का चयन करना महत्वपूर्ण होता है जो आपकी पहचान को सुदृढ़ करते हैं, बजाय इसके कि इनका आपकी पहचान के साथ टकराव हो। यदि आप अपना वजन कम करने या अधिक किताबें पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं तो एक नया जैकेट खरीदना ठीक रहता है, लेकिन यदि आप बजट बनाने और पैसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं तो यह काम नहीं करेगा। इसके बजाय बबल बाथ लेना या आराम से टहलना अपने आप को खाली समय के साथ पुरस्कृत करने के अच्छे उदाहरण हैं, जो आपकी अधिक स्वतंत्रता और वित्तीय स्वतंत्रता के अंतिम लक्ष्य के अनुरूप है। इसी तरह यदि व्यायाम करने के लिए आपका पुरस्कार एक कटोरी आइसक्रीम खाना है तो आप परस्पर विरोधी पहचान के लिए वोट डाल रहे हैं और इसका अंत प्रयास का धूल जाना होता है। इसकी बजाय शायद आपका पुरस्कार एक मालिश है तो यह लग्जरी और आपके शरीर की देखभाल दोनों के लिए वोट है। अब अल्पकालिक पुरस्कार स्वस्थ व्यक्ति होने की आपकी दीर्घकालिक दृष्टि के अनुरूप है। आखिरकार जैसे जैसे अच्छी भावदशा, अधिक ऊर्जा और कम तनाव वाले आंतरिक पुरस्कार घर करने लगते हैं, वैसे वैसे आप दूसरे पुरस्कार की ओर जाने के लिए चिंता नहीं करते। पहचान खुद सुदृढ़ होने लगती है। आप उसे करते हैं क्योंकि आप वही हैं और ऐसा होना आपको अच्छा महसूस कराता है। आदत जितनी आपके जीवन का अंग बनती जाएगी, उसके अनुसरण के लिए आप बाहर से कम प्रोत्साहन बटोरेंगे। प्रोत्साहन आदत को शुरू करा सकते हैं, पहचान आदत को चलने देती है। ऐसा कहा गया है कि साक्ष्य के एकत्र होने और किसी नई पहचान के उभरने में समय लग जाता है। तत्कालिक सुदृढ़ीकरण से उस वक्त अल्पावधि में प्रेरणा बनी रहती है जब आप लंबे समय के बाद पुरस्कार मिलने की प्रतीक्षा कर रहे होते हैं। सारांश में कहा जाए तो किसी भी आदत को स्थायी होने के लिए उसका सुखद होना जरूरी होता है। इसमें सुदृढ़ीकरण के मामूली प्रयास भी मायने रखते हैं, जैसे जबरदस्त खुशबू वाला साबुन या रिफ्रेशिंग मिंट फ्लेवर वाला टूथपेस्ट या $50 अपने बचत खाते में जाते देखना। इससे तत्काल सुख मिलेगा और आप आदत को खुशी से करेंगे। जब भी बदलाव सुख दे रहा होता है तो वह सरल होता है। अध्याय का सार। व्यवहार में बदलाव का चौथा नियम है, इसे संतोषप्रद बनाएं। जब भी अनुभव संतोषप्रद रहता है तो हम उस व्यवहार को दोहराना चाहते हैं। मनुष्य का दिमाग देर से मिलने वाले पुरस्कार की बजाय तत्कालिक पुरस्कारों को वरीयता देने के हिसाब से विकसित हुआ है। व्यवहार में परिवर्तन का आधारभूत नियम, जो भी तत्काल मिल रहा है वह दोहराया जाता है। जिसमें तत्काल में कुछ नुकसान है तो उसकी अनदेखी होती है। यदि किसी आदत को बनाए रखना है तो आपको तत्काल कुछ सफलता चाहिए, भले ही वह मामूली हो। व्यवहार में बदलाव के पहले 3 नियम हैं, इसे स्पष्ट बनाएं, इसे आकर्षक बनाएं और इसे आसान बनाएं। इनसे इस बात की संभावना बढ़ जाती है कि कोई व्यवहार इस बार अपनाया ही जाएगा। व्यवहार में बदलाव का चौथा नियम है, इसे संतोषप्रद बनाएं, जिससे इस बात की संभावना बढ़ जाती है कि यह व्यवहार अगली बार दोहराया जाएगा।